बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, आपके दिन का आगाज अच्छा हो चुका होगा और हम भी आ चुके हैं मजीद अच्छा करने। आज जुम्मतुल मुबारक है, रहमतों बरकतों और दुआओं का दिन है, तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आपकी मेजबान माहम जाहिद और हमेशा की तरह मेरे साथ सीट पर बराजमान है जनाब उज़ैर मलिक। आपने कहा हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मैं कि शायद आप कहने लगी हैं कि जुम्मे का दिन होता है, आप सखावत का मुजाहरा भी करते हैं, हमें भी सखावत में याद रखें। तो जनाब सुबह बखैर और आप बिल्कुल खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हमारी भी कोशिश ये होती है कि आपके होंठों पे किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई चुटकुला सुनाकर आपस में हंसी मजाक कर कर आप पर जो है कुछ हंसी का तूफान जो है वो तारी किया जा सके। आज जुम्मा आखिरी रोज है, तो जुम्मा वैसे ही जरा आपको पता है, हाँ खुशी वाला आगे वीकेंड शुरू हो रहा होता है आप सबका। तो जनाब एक ज़बरदस्त शो के साथ हम फिर आज आपके साथ मौजूद हैं। ताज़ा तरीन खबरें शामिल करेंगे, बेलाग तबसरे भी शामिल करेंगे और सेहत के हवाले से अहम बातें करेंगे। इसके अलावा कई दिलचस्प मौज़ूआत भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। तो अगले 2 घंटे आपने हमारा साथ देना है और भरपूर तरीके से देना है, रिमोट को साइड पर रखकर। और आज का प्रोग्राम भी यकीनन आपको पसंद आने वाला है। जी बिल्कुल, और हमेशा की तरह जी प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी वेदर की, क्या सूरत हाल है और मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहां कहां बारिशें होंगी, कितनी शिद्दत के साथ बरसेंगी और कौन से इलाके मुतासिर होने का खदशा है, इस हवाले से आपको जी तमाम तर तफसीलात दी जाएंगी। और इसके साथ साथ प्रोग्राम में ऑफ कोर्स सेहत की भी बात होगी और जापानी फल का सीजन शुरू हो चुका है। हर जगह हम देख रहे हैं कि जा बजा जापानी फल ही है और ये फल सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, इसके तिब्बी फवाइद क्या है, इस पर माहिर ग़िज़ायत से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे आज। सोशल इश्यूज को भी आज के शो का हिस्सा बनाएंगे और बात करेंगे ससुराल में बहुओं के साथ इम्तियाजी सलूक पर। तो आखिर ये रवैया क्यों अपनाया जाता है, क्या बहू का मजबूत या कमजोर बैकग्राउंड इस रवैये को बदल देता है, इस पर गुफ्तगू होगी। रिलेशनशिप कोच हमारे साथ होंगे। इसके अलावा इसराइली दहशतगर्दी पर भी रोशनी डालेंगे। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमले और कारकुनों की गिरफ्तारियों के बाद दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े हैं। सवाल यह है कि क्या इन मुजाहरों से इसराइल पर दबाव बढ़ेगा, इस पर खुसूसी तज्जिया भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जी मौसम की तब्दीली की वजह से हम मुख्तलिफ शहरों में छोटी छोटी जी पतंगों की भरमार देख रहे हैं। ये डोर के बगैर वाली पतंगे ये पतंगे आखिर आ कहाँ से रही हैं, ये कोई फितरी अमल है या आलूदगी की अलामत है? इन पतंगों से जान छुड़ाने के लिए घरेलू टोटके क्या हैं, इस पर जी मारूफ हर्बलिस्ट हमारे साथ होंगी। और इसके साथ साथ इसी तरह आजकल दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि ग्रेटर इसराइल का मौजू जो है वो ज़ेरे बहस है। ये हकीकत क्या है, इसका आगाज कहाँ से हुआ और इसे हकीकत बनने से किस तरह रोका जा सकता है, इस पर भी आज हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया की गहमा गहमी को भी प्रोग्राम का हिस्सा तो हम बनाते ही हैं और देखेंगे कि इस वक्त दुनिया भर में खबरें टॉप ट्रेंड बनी हुई हैं। सारिफीन किस मौजू पर सबसे ज्यादा तबसरे और लाइक्स कर रहे हैं, ये सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और मौसम की सूरत हाल जानते हैं। ओवर टू यू माँ। जी बिल्कुल, और देखते हैं आज का मौसम कैसा रहेगा। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खित्ता पटोहार, शिमाल मशरकी पंजाब और ज़ेरी सिंध में बारिश का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां हम देख रहे हैं कि बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है। और स्कर्दू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 15 और कम से कम 6 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। और अब जिक्र कर लेते हैं जन्नत नजीर वादी आजाद कश्मीर का, जहां अक्सर इलाके बादलों की लपेट में रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का अगर हम रुख करें तो यहाँ पर जी ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 28 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 27 और कम से कम 10 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई की है। बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा की और आपके साथ शेयर करते हैं केपीके का मौसम। यहाँ पर बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत
पेशावर लिए चलते हैं आपको, और यहाँ का जो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर है वो है 34 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करेंगे जी, सवात में ज्यादा से ज्यादा पारा 21 और कम से कम 9 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई और वस्ती अजला में बारिश हो सकती है। और अब नजर डालते हैं जी पंजाब के मौसम पर। यहाँ पर बेशतर अजला में सूरज का राज बरकरार रहेगा, ताहम 7 अक्टूबर तक सूबे में बारिशों का अलर्ट जारी किया गया है। और अब रुख कर लेते हैं लाहौर का। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद की बात करते हैं, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 34 और कम से कम 21 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान लिए चलते हैं जी, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 40 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खित्ता पोटोहार शिमाल मशरकी पंजाब में बारिश की पेशगोई की है। और अब जिक्र करेंगे रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान का। तो बलोचिस्तान में जी बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कोयटा में हम देख रहे हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है वो है 30 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली इलाकों में बारिश हो सकती है। और जी हमेशा की तरह आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं सूबे सिंध का मौसम। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेशतर अजला में सूरज का राज बरकरार रहेगा। कराची की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 35 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 36 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची और हैदराबाद समेत ज़ेरे सिंध में बारिश की पेशगोई की है। कुछ मौसम के हवाले से मजीद ही बात कर लेते हैं और एक्सपर्ट की राय भी शामिल कर लेते हैं। NDMA ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 7 अक्टूबर तक बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। आज सुबह मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी हुई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खुलकर बरसे। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश हुई है और इस्लामाबाद में चंद मकामात पर तो ओले भी पड़े हैं। जिला बाजोड़, मालाकंड और सवात के इलाकों में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश और यालाबारी हुई। बिल्कुल। और उधर महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब में मौजूद हवा का कम जो दबाव है वो बढ़कर डिप्रेशन में तब्दील हो गया है, जिससे साहिली पट्टी पर समंदरी लहरें बुलंद होने और मौसम खराब होने का खदशा बताया जा रहा है। आइंदा 2 दिनों में कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश हो सकती है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क साहब ने। इरफान साहब, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी किया गया है। ये बारिशें कितने दिन जारी रहेंगी और कितनी बारिशें बरस सकती हैं? दुरानिया कितना हो सकता है? देखिए जी, अगले जो 24 से 48 घंटे हैं ये तो सिंध के सारी इलाकों में और सिंध के दो मशरकी इलाकों में जो है ना वो मजीद बारिश और उससे तेज हवाएं चलने का इम्कान। और इस दौरान में बलाई इलाकों में चंद मकामात पर जो है ना वो बारिश होती रहेगी। ताहम इस वीकेंड में खास तौर पे हफ्ता, अतवार और पीर में जो है हम देख रहे हैं कि बलाई इलाकों में मूसलाधार बारिश एक्सपेक्टेड है। खास तौर पे बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलाई पंजाब, इवन के वस्ती पंजाब में भी मूसलाधार बारिश एक्सपेक्ट है। इसमें खास तौर पे सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, नारोवाल, गुजरात, जेहलम और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इसके अलावा जो कश्मीर के इलाके हों यहाँ पर हम मूसलाधार बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिससे जो है वो नदी नालों में तुगयानी आने का भी अंदेशा है और अर्बन फ्लडिंग का भी। सही। अच्छा इरफान साहब, ये भी कहिएगा ये जो बारिशों का स्पेल है कितनी शिद्दत का होगा, और जैसे आपने एरियाज भी बता दिए कि कौन कौन से मुतासिर होंगे, कोई सैलाबी खदशात भी हैं, जैसे कि नदी नालों में तुगयानी भी है। तो जिस तरह से हमने गुज़श्ता बरसों हमने देखा है कि सूरत हाल रही है, क्या अब भी वैसी सूरत हाल हो सकती है? देखिए, ये जो स्पेल है ये ज्यादातर जो है वो पंजाब और कश्मीर के इलाकों में और बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, इसमें जो है वो मूसलाधार बारिश जो है वो इससे जो है नदी नालों में जो होगी वो फ्लैश फ्लड आएगा।
दरियाओं में जो है वो उसमें भी पानी के बहाव में इजाफे का इरफान तक आवाज़ आई थिंक कनेक्ट हम नहीं कर पा रहे हैं और गुज़र बारिशों की वजह से जी सैलाबी सूरत हाल रही खासी और हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में बहुत सी तबाहकारियाँ भी हुई, इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी रहीं और फिर जी सूरत हाल कंट्रोल होने में आई तो अब फिर बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये इतनी शिद्दत का स्पेल तो नहीं होगा लेकिन चंद इलाके हैं जो कि मुतासर होने के खदशात बताए जा रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग के खदशात बताए जा रहे हैं, तो उसी के पेश नज़र जी अपनी एहतियात भी आपने करनी है। जब ये बारिशों के स्पेल खत्म हुए तो फिर उसके बाद बड़ी शदीद गर्मी जो है वो एकदम हो गई क्योंकि बारिशें बहुत ज्यादा बरसी, मामूल से ज्यादा बरसी इस दफा बरसात के मौसम में। और अब जनाब जुड़वा शहरों की बात करें तो वहाँ पर बड़ी मूसलाधार बारिश हुई है और कुछ इलाकों में तो जनाब ओले भी पड़े हैं। आपने गौर किया होगा सुबह जब उठते हैं, आपको पता है हम तो हैं ही अर्ली राइजर, हमें तो जल्दी उठना पड़ता है आप लोगों से मुलाकात के लिए, तो एक बड़ी अच्छी ठंडी सी आवाज़ चल रही थी, यूं गुमान हो रहा था कि जनाब जिस तरह सर्दी दस्तक दे रही है। आज मतलब लाहौर में भी कुछ मौसम जो है ना वो बेहतर महसूस हो रहा है और थोड़ी थोड़ी खुनकी भी आ रही है, खुनकी आ रही है बिल्कुल। तो लेकिन ये कि मौसम जरा अच्छा होता जा रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है, वो जो हब्स का जोर था वो टूटता जा रहा है, दुआएं कबूल होती जा रही हैं, दुआएं कबूल होती जा रही हैं। और इस बार हमने देखा है कि मौसम वाकई बहुत अनप्रेडिक्टेबल सा रहा है, जिस तरह सैलाबी सूरत हाल रही, शिद्दत की बारिशें रही, शिद्दत के स्पेल रहे, इतनी और कह रहे हैं कि सर्दी भी बड़ी शिद्दत की होनी है, सर्दी भी शिद्दत की, कड़ाके निगाह, वो कड़ाकेदार जो सर्दी है वो सर्दी पड़ेगी जी। उस लिहाज से आपको अपनी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। हमने आपको मौसम की सूरत हाल बता दी और आने वाले दिनों में भी बारिशें मुतवक्किल है, तो उस लिहाज से अपना स्केड्यूल तैयार कर लें और जी गैर जरूरी सफर से भी एहतियात करें, जिस तरह से अगर जिन इलाकों और हम अपना नेक्स्ट टॉपिक तैयार कर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक में, तो जनाब मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आलमी मंजरनामे पर नजर डालेंगे। इसराइली फोर्सेस की गजा में वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी हैं, मासूम और निहत्ते फलस्तीनियों पर मुसलसल बमबारी जारी है। इसराइली जंग ने तबाही की दास्तानें रकम कर दी हैं, इंसानी बहरान बदतरीन हो गया है, भूख प्यास और हमलों से फलस्तीनी जो हैं वो दोहरी मुसीबत का शिकार हो चुके हैं। उधर इसराइली फौज ने गजा की तरफ इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फुटेला पर हमला करके तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, और अगर बात करें तो ग्लोबल फ्लोटीला के तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग, पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और नेल्सन मंडेला के पोते समेत 200 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मगर गिरफ्तारियों के बावजूद ये मिशन जारी है। जहाज अब भी बुहेरा रूम के रास्ते गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए रवां दवा है और गजा के साहिल तक पहुंचने की भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ग्लोबल समूद फ्लोटीला पर हमले और कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज शुरू हो गया है। फ़लस्तीनियों से भरपूर यकजहती का भी इजहार किया जा रहा है और हमले और गिरफ्तारियों की मजम्मत भी की जा रही है। इटली, यूनान, स्पेन, ब्राज़ील, कोलंबिया, अर्जेंटीना समेत हम देख रहे हैं दीगर मुल्कों में भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए हैं और धरना दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिदीन की जानिब से आलमी बरादरी से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इमदादी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी और मौसर इक़दाम किए जाएँ, इसराइल को वहशियाना तशद्दुद से रोका जाए और असलहे की तरसील बंद की जाए। अब खबरें ये आ रही हैं कि इसराइली हुकाम ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के गिरफ्तार कारकुनों को यूरोप डिपोर्ट करने का फैसला किया है। और उसके साथ साथ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत करते हुए इससे इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। और उधर जी मौलाना फजलुर रहमान ने भी डोनाल्ड ट्रंप के गजा अमन प्लान को मुस्तरद कर दिया और समूद फ्लोटीला पर हमले के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरे करने का ऐलान भी किया गया है। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा। डॉक्टर साहिबा खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। गजा में इंसानी बहरान बदतरीन हो चुका है। गजा की तरफ इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल फ्लोटीला पर भी इसराइल ने हमला कर दिया है, कई अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अमरीका इसराइली दहशतगर्दी का नोटिस आखिर ले क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमने ये सुना था कि कतर के मामले पर भी डोनाल्ड ट्रंप की खासी गर्मा गर्मी हुई है नेतन्याहू के साथ और अमन मुआहदे के हवाले से। जी बिल्कुल, कतर के मामले में तो हमने देखा है कि अमेरिका कितना बेबस है और अल्टीमेटली नेतन्याहू जो है उससे माफ़ी मंगवाने के बाद अब अमेरिका ने कतर के साथ खुद जो है वो एक मुआहदा कर लिया है उनके डिफेंस का कि उन पे हमला जो है वो उनकी अपनी सॉवरेनिटी पे होगा और इसके लिए भी वो
अपनी जो सारे जो उनके कांग्रेस के मेंबर हैं और वहाँ पे कोई बिल पास नहीं हुआ, एक एग्जेक्टिव ऑर्डर हुआ है। तो आप ये इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये फैसला भी ट्रंप को अपने ऑफिस में बैठकर ही करना पड़ा है। उनकी जो ब्रॉडर जो उनका हुकूमती निज़ाम है और जो उनके सारे सेनेटर हैं, उनसे शायद ये चीज़ मनवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा कि कहते हैं कि उनके सारे सेनेटर जो हैं वो पेरोल पे हैं, एपेक और ज़ायनिस्ट लॉबी के। उसके बाद आपके सवाल में एक और चीज़ ये थी कि अब आलमी दुनिया जो है वो क्या करेगी फ्लोटेला के मामले में। आलमी दुनिया क्या कर सकती है, पिछले 3 साल से क्या कर रही है, पिछले 70-80 साल से क्या कर रही है, हम देख ही रहे हैं। जो ताकतवर मुल्क हैं उनके अंदर आपको पॉलिटिकल विल नज़र नहीं आता, उनकी अपनी जो है पता नहीं उनकी अपनी हो सकता है कोई रिजर्वेशंस हैं, अपनी उनकी कमज़ोरियाँ हैं या अपने मफादात हैं, तो यही होगा। लेकिन ये फ्लोटेला जो है ये हमारे नाज़रीन को समझने की ज़रूरत है कि ये जो 40 जहाज़ हैं, कश्तियाँ हैं, इनके अंदर इतना सामान नहीं है कि गज़ा के अंदर से भूख ख़त्म की जा सके। ये एक सिंबॉलिक, एक जेस्चरल सा एक इसमें एलिमेंट है कि गज़ा के लोगों को सिर्फ ये बताया जा सके कि वो अकेले नहीं हैं और दुनिया उनके सामने, आम इंसान उनके सामने साथ उठ खड़ा हुआ है। और यही एक बहुत बड़ी उम्मीद और आपको इसके अंदर होप नज़र आती है कि आज अगर 40 जहाज़ हैं, कल को ये 4000 हो सकते हैं, उसके बाद हो सकता है 4 मिलियन भी हो जाएं। और यही जो है वो अपनी अपनी हुकूमतों के ऊपर फिर प्रेशर डालेंगे और हुकूमतें फिर भले कितना ही ना चाहती हों अपनी डिसऑनेस्टी के साथ कुछ ना कुछ फिर इसका करेंगी। जब अपने अंदर से इतने ज़्यादा वहाँ पे आपको लोग बाहर नज़र आ जाएंगे और लोगों की अपनी हुकूमतों के ऊपर से एतबार उठ जाएगा और फिर जो करंट रूलिंग पार्टीज़ हैं उनको ये लगेगा कि अब हमारा पॉलिटिकल करियर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो ये तारीख में हमने देखा है। एक चीज़ तो ये देखी है कि आज़ादी कभी किसी को मुज़ाकरात से या मुआहदों से या किसी भी कौम को कभी नहीं मिली है। हमने हमेशा हिस्ट्री में पढ़ा है कि आज़ादी जिसने भी ली है वो लड़ के ली है, फाइट करके ली है। और दूसरा ये कि जब आम बंदा सड़क पे निकल आता है अपनी पावर का अंदाज़ा करते हुए, तो फिर वो बड़े से बड़ी जो ढिटाई के फैसले हैं उनको भी चेंज करवा देता है। यकीनन शाज़िया साहिबा, एक अब नया इनकलाब आएगा और जिस तरह से मुजाहिरे अब शुरू हो चुके हैं, हमने पहले भी देखा और आपने भी जैसे कि कहा कि सिंबॉलिकली एक उम्मीद जाहिर की गई है, लेकिन उस उम्मीद पर भी हमला शुरू कर दिया गया और इससे अब हम देख रहे हैं कि इसराइल पर दबाव भी शायद पड़े। आपको लगता है कि किसी हद तक उस पर दबाव पड़ेगा और सिहोनी रियासत इस दबाव से निकल पाएगी? इसराइल पर दबाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पास हमेशा से इम्प्यूनिटी है। वो कुछ भी करे, उसको कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। 2008 में हम लोग जो भूल जाते हैं माजी के वाक़यात, गज़ा में इसी तरह कहत साली थी, इसी तरह का एक एपिसोड चल रहा था। लोग तो समझते हैं ना दुनिया स्टार्ट ही 7 अक्टूबर से हुई है, उससे पहले तो दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ख़ास तौर पे वेस्टर्न ऑडियंस। तो 2008 में एक वॉलंटियर इसी तरह बोट लेके टर्की से गए थे, उसके अंदर 9 लोग शामिल थे। उनको भी इन्हीं पानियों में 9 के 9 लोगों को इसराइलियों ने हलाक कर दिया। अब ये फ्लोटेला के लोग जो हैं वो हलाक क्यों नहीं किए जा रहे हैं? उसकी वजह ये है कि ये 24 घंटे सैटेलाइट पे देखे जा रहे हैं और उसकी वजह ये है कि ये इन इतने लोगों को एकदम से जो है वो हलाक कर देना मज़ीद इसराइल को नज़र आ रहा है कि ये ख़ास तौर पे यूरोप में जो उसका एक बहुत बड़ा बेस कैंप है, उसकी वहाँ पे बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, बड़ा उसने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वहाँ पे PR पे खर्च किया हुआ है, तो वो कहीं उसका ख़त्म ना हो जाए। वरना उसके पास पूरी इम्प्यूनिटी है, वो कुछ भी करे। अगर वो 3 साल से हमारी आंखों के सामने एक कहत और कत्लाम जो है वो उसने जारी रखा हुआ है और आपको उस जेनोसाइड के अपोलोजिस्ट भी मिल जाते हैं, एडवोकेट भी मिल जाते हैं, जो आपकी आंखों में आंखें डाल के आपको कहते हैं कि क्यों ये जस्टिफाइड है। कल ही उनके एक मिनिस्टर ने, इजरायली मिनिस्टर ने कहा है कि हमने गजा के लोगों को कहा है कि वो यहाँ से निकल जाओ। अब जो अंदर बच गए हैं ये सिविलियन पॉपुलेशन नहीं है, ये सारे हमास के लोग हैं, उनमें बूढ़े हैं, माजूर हैं, बच्चे हैं। तो और दुनिया इस चीज़ को ना सिर्फ मानती है बल्कि अपने मीडिया पे चलाती है कि हाँ बिल्कुल ये सारे हमास के सिंपथाइजर हैं, ये हमास के लोग हैं।
जब आप किसी एक अपार्टाइड स्टेट को इतनी इम्प्यूनिटी दे देते हैं उसके सारे क्राइम से, तो फिर उसने बेलगाम तो होना ही है। बिल्कुल बेलगाम तो वो उसने है ही, आपके- और शुरू से ही है। ये कोई 7 अक्टूबर से हम नहीं मामला देख रहे। शाजिया साहब, अमरीकी सदर का गजा अमन मंसूबा अब हिचकोले खाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमास ने तो कई शिकों पर एतराज़ात उठा दिए हैं जो कि पहले से एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था। तब्दीली का मुतालबा किया है उन्होंने। इस्लामी ममालिक की भी तजावीज़ प्लान में शामिल नहीं है। आपको लगता है कि ट्रंप के गजा अमन प्लान पर मिनोअन अमल हो पाएगा? ट्रंप का गजा अमन प्लान जो है वो, उसकी 4 कॉपीज तो मेरे पास हैं डिफरेंट किस्म की। एक अच्छा। वो जहां बन रहा था अटलांटिक काउंसिल में, मैं उसको तब से फॉलो कर रही हूँ। फिर उसके बाद जब ट्रंप ने और उसकी टीम ने उसे बनाया, फिर जब मुस्लिम ममालिक ने बैठकर उसके अंदर अपनी क्लॉजेस शामिल करवाई, और फिर जब नेतन्याहू मिला तो उसने अपने जो हैं वो बीच में से सारी के सारे जो है वो, तो अब जो नेतन्याहू के बाद जो प्लान सामने आया है वो सारे का सारा ऐसा ही है जैसे इसराइल की रियासत को शदीद खतरा है, और फ़लस्तीनियों को डी रेडिकलाइज करने से लेकर हमास को बाहर निकालने तक, उनका सिलेबस चेंज करने तक अजीब अजीब किस्म की क्लॉजेज हैं, जिसके अंदर सिर्फ यही आपके सामने आता है कि वहाँ पे अकलौता मसला फ़लस्तीनी है। तो अब ट्रंप का ये है कि अगर उनको नोबेल इनाम चाहिए, जो कि रिसेंटली उन्होंने कहा है कि अगर मुझे नोबेल इनाम नहीं मिला तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक की बजाय 10 नोबेल इनाम ले लें, लेकिन एक एक्टिव जेनोसाइड रुकवाने के लिए आपको अपने पैरों पे खड़े होना पड़ेगा। अगर आप नेतन्याहू के सामने, एपेक लॉबी के सामने, या अपने मरियम एडिल्सन जैसे लोगों के सामने, या किसी भी और फियर की वजह से, जॉन एफ कैनेडी की तरह का फेट होने की वजह से, या कोई एप्स्टीन का कोई इशू है, कोई और आपकी रिजर्वेशन, हमें नहीं पता, हम किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाते, लेकिन देखने में तो यही आया है कि जब आपके साथ मल्टीपल सिटिंग्स करके मुस्लिम ममालिक ने अपनी गारंटीज देकर और आपकी बहुत कड़वी गोलियां भी निगल कर और बहुत कंप्रोमाइज भी कर फिर भी आपको एक प्लान बनवा के दिया, जो कि तब भी मुसलमानों के लिए आइडियल नहीं था, लेकिन क्योंकि उसके अंदर जंग रुक रही थी, क्योंकि उसके अंदर जो है वो जेनोसाइड रुक रहा था, तो मेरे जैसे लोग उसको बहुत एडवोकेट कर रहे थे कि कोई बात नहीं, 1 डे एट अ टाइम देखते हैं और इसको लेके चलते हैं, कोई बात नहीं, बचेंगे तो ही आगे सिलसिला चलेगा। और फिर उसके एंड पे फ़लस्तीन की रियासत का भी एक शामिल था। तो ट्रंप के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पैरों पे खड़े हों और स्टैंड लें। नेतन्याहू जो है वो बहरहाल खुदा नहीं है, कितना भी वो डरा धमका या ब्लैकमेल कर सकता है, कितनी ही उनके पास ताकत है, एक अमेरिका का इतना बड़ा सदर जो है, और फिर उनकी फेस कीपिंग का भी मसला है। आप 7-8 ममालिक को इकट्ठा करके उनके साथ एक मंसूबा पे अमल करते हैं, और फिर वो मंसूबा तो बन ही नहीं सकता, वो प्लान है, जब तक उस पे साथ 11 से ज्यादा जो है वो पार्टीज हैं वो सिग्नेचर नहीं करेंगी। तो अभी उस पे सिग्नेचर तो किसी ने नहीं किया, उसको मुआहदे की शक्ल तो अभी उसकी बनी ही नहीं है, तो वो इसी तरह लटकता रहेगा, ये जेनोसाइड होता रहेगा अनटिल एंड अनलेस के लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में सड़कों पे निकल आएंगे। लोग भी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकलेंगे, और जो सिचुएशन अब हम देख रहे हैं, और इससे पहले भी जी शाजिया साहिबा, हमारी हुकूमतों के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो इस मसले को रोक सकेंगे या नेतन्याहू पे प्रेशर डाल सकेंगे। हमारे लोग जब सड़कों पे निकलेंगे तो वो सिर्फ केओटिक सिचुएशन होगी, उसका कोई नतीजा नहीं निकलना है। हम क्या एक न्यूक्लियर पावर के ऊपर अपनी फौजें लेके चढ़ दौड़ेंगे? वो एक न्यूक्लियर पावर है जिसके पास एक्सटेंसिव न्यूक्लियर आर्सेनल है, तो उस बेलगाम घोड़े को कंट्रोल भी यूरोप से करना है। और जब यकीनन बेलगाम घोड़े को कंट्रोल भी करना है। शाजिया साहिबा, हम देख रहे हैं कि अब लोग मुजाहरे भी कर रहे हैं, लोग सड़कों पर भी निकल रहे हैं, और इन सब मुजाहरों के बाद हम दुआ गो हैं कि गजा में अमन हो, फ़लस्तीनियों की मुश्किलात कम हो। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमास मुमकिन तौर पर ट्रंप का मंसूबा जो है मुस्तरद कर देगी। अगर अमन प्लान पर इत्तेफाक नहीं होता तो फिर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, ख़ास तौर पर गजा की सूरत हाल फिर क्या हो? ये अमन प्लान जो अभी लेटेस्ट फॉर्म में मार्केट में आया है, ये किसी को कबूल नहीं है, ये सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान को कबूल नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान से तो अगर मैं पूछना चाहूँ तो उनसे, आप इंट्रो में बता रही थी, तो मेरा सवाल उनसे ये होगा कि फिर उनके पास प्लान बी क्या है जेनोसाइड रोकने के लिए। अगर वो किसी भी प्लान को मानने के लिए तैयार नहीं है तो ये किसी को भी कबूल नहीं है, जो कि अभी लेटेस्ट वर्जन में मार्केट में आया है। तो उसके बाद ये होगा कि ये जंग जो है वो बिल्कुल, इसको जंग तो नहीं कहना चाहिए, ये जेनोसाइड इनोसेंट पीपल का वो जारी रहेगा। और जब तक कि खास तौर पे जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज खुद जो हैं
प्रेशर नहीं बिल्डअप करेंगे, प्रेशर इन द टर्म जी। ऑफ एम्बार्गो करें, ट्रेड जो है वो ख़त्म करें, अपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दें, इसको आइसोलेट करें। जी 1001 चीज़ें मैं आपको गिनवा सकती हूँ जो ये कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। तो मिडल ईस्टर्न कंट्री, हम तो बहुत दूर बैठे हुए हैं, हमारा तो ना उनके साथ कोई ट्रेड है, ना हमारे साथ उनके कोई सफारती ताल्लुकात हैं। तो अपने ही मुल्क के अंदर केओस खड़े करने से हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, सॉलिडेरिटी है बिल्कुल तो हमें आप कोई फर्क देखें नहीं हम पड़ना। कंटिन्यूअसली शाजिया ये साहिबा, सब कर रहे हैं, हम लास्टली इस पर भी कमेंट कीजिएगा। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने यह दावा किया है कि इसराइल ईरान पर दोबारा हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। क्या इसराइल ईरान पर हमले की दोबारा हमाकत करेगा, और अगर अब हमला करेगा तो क्या मकसद हो सकता है उसके पीछे? ईरान के ऊपर हमला जो है वो तमाम दिफाई माहिर जो हैं दुनिया के और खुद ईरानियन एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी इस बारे में हैं कि ज़रूर करेगा, और उसकी जो करने की टाइम लिमिट है वो भी नया साल शुरू होने से पहले तक का ही है। इसी केओटिक टाइम में वो ईरान पे अटैक कर देगा। ईरान फुली प्रिपेयर्ड है, और अगर इसराइल ईरान के ऊपर इवन एरियल अटैक भी करता है तो उसको बहुत नुकसान होगा, और उस नुकसान से बचने के लिए वो अमेरिका को उसमें शामिल करेगा। अमेरिका के पास पहले बहाना था कि वहाँ पे न्यूक्लियर जो है वो एनरिचमेंट हो रही है यूरेनियम की। उसके बाद ट्रंप ने 5 दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा ये अलल ऐलान कहा है कि वो तो हमने ख़त्म कर दिया है, नेस्तो नाबूद कर दिया है। तो अगर वो ये बहाना भी नहीं है तो सिर्फ अब देखना ये है कि उस पे अटैक का एक बहाना क्या बनाना है। अब मसला ये है कि अब वेस्टर्न पॉपुलेशन देखिए, जो जेन ज़ी है, जो अंडर 30 लोग हैं, वो बहुत जो है वो मटेरियल इनका कंज्यूम करते रहे हैं जो इनको इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया बताता रहा है। अब वो इनकी कोई बात भी मानने पर तैयार नहीं। अब चाहे ये कितना ही बड़ा बहाना घड़ ले, जैसे इन्होंने इराक में कहा कि जी वहाँ इंसानियत का मसला है, शाम में इंसानियत का अब ये इनका इंसानियत के मसले का चूरन वहाँ नहीं बिकेगा, और इनके लोग जो हैं वो बहरहाल इसको रिटेलिएट करेंगे। लेकिन ईरान पे हमले को हम के बारे में तकरीबन तमाम लोग जो यूनानिमसली यही कह रहे हैं कि इसराइल का 100% प्लान है कि उसने ईरान पे अटैक करना है, लेकिन ईरान पे अटैक करने से पहले उसका कोई बहाना चाहिए, जिसके लिए हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सिनेगॉग पे फॉल्स फ्लैग अटैक हमने देखा, और कल हमने देखा कि इंग्लैंड में एक सिनेगॉग के ऊपर जो है वो अटैक हुआ है। इस तरह के फॉल्स फ्लैग अटैक होंगे, लोगों की जो कंसेंट है वो मैन्युफैक्चर होगा, ओपिनियन मैन्युफैक्चर की जाएगी, उनको इस चीज़ पे उकसाया जाएगा कि साइकोलॉजिकली वो तैयार हो जाएं अपने जो सन्स एंड डॉटर्स हैं वो मरने के लिए ईरान पे अटैक करने के लिए, क्योंकि ईरान की जंग जो है वो बहुत कैटास्ट्रॉफिक, बहुत ब्लडी और बहुत जो है वो कॉस्टली होने वाली है, आसान नहीं होगी। तो यानी कि ईरान पर जंग करने के लिए या हमला करने के लिए जी कोई बहाना चाहिए। शाजिया अनवर चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये एक प्लान है, इस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं और दूसरी तरफ से मुजाहिरे भी शुरू हो चुके हैं। और जैसे कि शाजिया साहिबा ने भी कहा कि अब जो जेनजी जनरेशन है वो इस तरह से चीज़ें नहीं मानेगी, अब वो वाकई में अमन चाहते हैं, लोग सड़कों पर निकलेंगे, रिटेलिएट करेंगे और तब जाकर इसराइल पर दबाव पड़ेगा। अदरवाइज़ ये प्लान बनाने से, कमेटी खेलने से, बात करने से, मुज़ाकरात की बात कर ली, आज मुकर गए, इसका हल ऐसे मुमकिन नहीं हो सकता है। और बिल्कुल इसराइल अपनी हिमायत हासिल करने के लिए जो कि वो यूरोप में खो रहा है, यूरोप से बहुत ज़्यादा हिमायत और ताकत मिलती रही है इसराइल को, जो कि उसे मजबूत बनाती रही है और इम्प्यूनिटी भी दिलवाती रही है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो हिमायत जो है वो इसराइल के हक में कम होती जा रही है, और इसलिए जो इसराइल है वो इस तरह के कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा रहा है ताकि दोबारा से जो हिमायत है वो हासिल कर सके। और दूसरी तरफ जनाब स्मूथ फ्लोटीला पर जो हमला किया इसराइल की फोर्सेस ने, उसके बाद कोलंबिया की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लिया गया है और उन्होंने जितनी तजारती मुआहदे थे मुअत्तल कर दिए इसराइल के साथ, सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। तुर्की ने बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टांस लिया है, और इसके बाद हम देख रहे हैं जो दूसरे ममालिक हैं वो भी इस मामले पर स्टैंड ले रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो आने वाले दिन जो है वो बड़े अहम है। जिस तरह से शाजिया साहिबा भी बता रही थी कि इस साल के आखिर से पहले इसराइल इस तरह की हमाकत दोबारा कर सकता है कि ईरान को निशाना बना सकता है, ईरान पर हमला कर सकता है, लेकिन ईरान भी भरपूर तरीके से तैयार है और जिस तरह से ईरान ने पहले भी जवाब दिया था। तो जनाब वक्त हो गया प्रोग्राम में ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हमने प्रोग्राम में पहले भी जिक्र किया कि सर्दियों ने दस्तक देना शुरू कर दी है, और सर्दी की बात हो, फलों का जिक्र ना हो तो मौसम जी अधूरा सा लगता है। और सर्दियों में कुछ ऐसे फल मिलते हैं जो न सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि सेहत के लिए भी कुदरत का कीमती तोहफा है। और आज हम बात करेंगे जी दो खास फलों की, एक है अनार और दूसरा है जापानी।
ये दोनों फल तवानाई, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। सवाल ये कि ये हमारी सेहत पर क्या असर डालते हैं। ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों के लिए इनकी क्या ख़ास फ़वाइद हैं और ज़ियाबेतिस या दिल के मरीज़ इनको किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं। माहिर ग़िज़ाइयत मारिया खान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मारिया, मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बताइएगा कि जापानी फल की पहले बात करें तो इसकी खसूसियत क्या है? क्या ये वाकई विटामिन से भरपूर फल है? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज जो हमारा टॉपिक का इंतखाब किया है आप लोगों ने, बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त फ्रूट की अहमियत के ऊपर बात कर लेते हैं। जापानी फल है आजकल आया हुआ, आप उसके विटामिन की बात कर रहे हैं, मगर उससे पहले मैं अगर थोड़ा सा ले जाऊं, हर सीजन में 4 से 5 मुख्तलिफ सीजनल फ्रूट आते हैं। सीजनल फ्रूट हमारा सीजनल विटामिन है। सिर्फ जापानी फल नहीं, सारे के सारे जो फ्रूट्स हैं वो विटामिन से भरपूर हैं और हर फ्रूट का विटामिन डिफरेंट है। अब ये कर देना कि जापानी फल आ गया है तो मैं सिर्फ और सिर्फ जापानी फल का इस्तेमाल करूं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मुझे मुख्तलिफ 4 से 5 पीसेस ऑफ फ्रूट का इंतखाब करना है। एप्पल होना चाहिए, जापानी फल भी हो, ग्रेप्स भी आए हुए हैं, अंगूर आए हुए हैं, उनका भी इंतखाब करें। सारे फ्रूट्स के जो विटामिन्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो जो भी बेस्ट तरीका ये होगा कि जो भी सीजनल फ्रूट है, जो भी सीजन चल रहा है, हर सीजन में ये 4 से 5 फ्रूट चेंज होते जाते हैं। हम उन 4 से 5 पीसेस ऑफ फ्रूट्स को अपनी डेली ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। और सिर्फ फ्रूट को डेली ग़िज़ा का हिस्सा नहीं बनाना, इसको बाकी चीजें भी ऐड करनी है। तो ऐसा भी नहीं करना कि बहुत से लोग जब फ्रूट पे जाते हैं तो एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड चल रहा है फ्रूट डाइट वाला, कि वो सुबह फ्रूट, दोपहर में फ्रूट, रात को फ्रूट, आपने पूरा वक्त फ्रूट के ऊपर गुजार दिया तो तब भी वो सही नहीं होगा। तो सारे के सारे फ्रूट्स को अपनी डेली लाइफ में ऐड करें। मारिया, ये जैसे कि आपने बताया कि सारे अलॉन्ग विद आपके बाकी सारे मील्स, आपने साथ में सालन भी खाना है, रोटी खानी है, सब्जियां खानी है, सैलेड खाना है, दही ऐड करना है। तो ये मील से पहले आपने ये 4-5 फ्रूट्स खाने हैं या बाद में आप खा सकते हैं? एग्जैक्टली। और ये बहुत अहम चीज आपने सवाल पूछा है। बात ये होती है, अक्सर लोग जब हेल्दी लाइफस्टाइल का जो सफर शुरू करते हैं तो नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि खाने के बाद ना मीठे का उनको तलब होता है, तो वो पहले मिठाइयाँ या केक या चॉकलेट खा रहे होते हैं। और जब वो हेल्दी लाइफ की तरफ आते हैं तो उनको लगता है अब मैं फ्रूट खा लूँ। तो डिनर करने के बाद या लंच करने के बाद फ्रूट खाना आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। प्लीज इसको अवॉइड करें। फ्रूट एक अपने तौर पर एक फूड ग्रुप है। इसके लिए समझना, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इधर मैंने खाया तो उसके बाद क्या होता है बॉडी में जाके। फ्रूट हमारे मैदे में, हमारे स्टमक में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट रहता है। 20 मिनट के अंदर ये प्रोसेस होके ये नेक्स्ट इंटेस्टाइन में जाने के लिए तैयार हो जाता है, एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार हो जाता है। मतलब इतना जूद हजम है, इतना क्विकली डाइजेस्टिव है। हम और जो नॉर्मल खाना होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा रोटी सालन है, अगर आपने लंच और डिनर हम जब करते हैं तो वो हमारे मैदे में 3 से 4 घंटे, डिपेंड करता है, सब्जी है, दाल है, गोश्त है, तो 3 से 4 से 5 घंटे हमारे मैदे में रहता है। तो आपने एक ऐसा फूड ग्रुप जो 4 घंटे का ब्लॉक लगा हुआ है, स्टमक उसको प्रोसेस कर रहा है, मैदा उसको प्रोसेस कर रहा है, उसके बाद आपने 20 मिनट का एक फ्रूट ग्रुप ऐड कर दिया, तो वो इसी वजह से वो जो होता है ना, बर्प्स आ रहे होते हैं, डकार आ रहे होते हैं, लोगों को एक गैस्ट्रिक इशू हुआ होता है, वो इसलिए क्योंकि आपने 2 मुख्तलिफ फूड ग्रुप्स को कंबाइन कर दिया। ऐसे नहीं करें काइंडली। फ्रूट आप कोशिश करें कि अपने मील से पहले खाएं। यानी कि वो मैदे को भी समझ नहीं आ रही होती कि मैंने फ्रूट्स को हजम करना है या खाने को हजम करना है। मारिया साहबा, ये भी बता दें कि लोग ये कह रहे होते हैं कि जापानी फल जो है ये खा के एकदम आपका जो मुंह है ये ड्राई हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? इसकी क्या वजह? जापानी फल वैसे टेक्निकली आपने वो जब कच्चा होता है ना, उसको आपने नहीं खाना उस तरह, उसका आपको मजा भी नहीं करेगा वो। आपने उसको बिल्कुल सॉफ्ट लिक्विडी, एक उसके ऊपर ना अंदर लिक्विड बन जाए, उस वक्त आप खाएं। आज जापानी फल का एक बहुत जबरदस्त टेस्ट है और फिर वो आपको वो अंदर से वो फीलिंग नहीं देगा, मगर आपने उसके पकने का इंतजार करना है। जब वो सख्त है, वो अभी कच्चा है अंदर से, जब वो बिल्कुल लिक्विड हो जाता है तो तब उसका इस्तेमाल किया जाए। और उसकी जो स्किन एक छोटी सी फिल्म होती है, वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि पानी का एक
बॉल है, तो उस सूरत में उसका इस्तेमाल बेहतरीन अच्छा रहेगा। मारिया, क्विकली मगर बता बाकी दें कि सारे fruits इसमें के साथ add फाइबर करें की और सिर्फ मिकदार क्या होती है जापानी fruits पे फल नहीं में, जाना। और इसके फायदे क्या होते हैं? कहते हैं स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और शुगर पेशेंट के लिए कितना फायदेमंद होता है? सारा जो फ्रूट है देखें, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं सही, और इसमें विटामिन्स हैं, मल्टी विटामिन्स हैं। बहुत से लोग स्किन के लिए ना खवातीन मर्द हजरात सारे जी। लोग मेरे पास, मैं अपनी प्रैक्टिस में हाँ। देखूँ ना, तो सबको ये कंसर्न होता है कि मेरी स्किन ग्लो करे, Glow करे, मेरी yes. स्किन खूबसूरत दिखे, मेरी रिंकल्स खत्म हो जाए। तो फ्रूट आप ऐड करेंगे ना, तो वो जो मल्टी विटामिन का जो डोज आप पिल्स खरीदते हैं Okay. मल्टी विटामिन्स की, सही। उसकी जगह आप फ्रूट में इन्वेस्ट करें तो आपको नेचुरल विटामिन्स मिलेंगे, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, स्किन आपकी हाइड्रेटेड रहेगी, स्किन में आपकी ब्यूटी आएगी और आपकी एजिंग भी रिवर्स होएगी। जबरदस्त। पानी मगर साथ में आपने उसका एडिशन करना है, आपने वेजिटेबल्स भी खाने हैं, आपने बाकी फूड ग्रुप्स भी खाने हैं। और डायबिटिक पेशेंट्स की आपने बात की, डायबिटिक पेशेंट्स में भी ना एक बहुत बड़ी मिथ चल रही है। जब डायबिटीज होता है तो डायबिटीज पहले तो हिस्ट्री देखते हैं ना, मेरे पास जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर मैं उनकी हिस्ट्री देखें पता चलता है वो पहले बहुत ज्यादा केक, बिस्किट, कुकी, मिठाइयाँ खाते थे, सही, और अब डायबिटीज हो गया तो अब उन्होंने क्या किया कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया और फ्रूट भी छोड़ दिया। फ्रूट आप अल्लाह का बनाया हुआ नेचुरल फ्रूट को हम इंसान के बनाए हुए फेक केमिकल वाले शुगर से हम नहीं कंपेयर कर सकते। ये जो फ्रूट है, जो अल्लाह का बनाया हुआ फ्रूट है, उसके अंदर नेचुरल फ्रुक्टोज है। ये हमारा बॉडी इसको समझती है, हमारी बॉडी का इससे फेमिलियर है। ये एक नेचुरल सोर्स है, अल्लाह ने बनाई है, हम ये डाइजेस्ट होती है। और ये शुगर, इसके अंदर फाइबर होता है, तो इसका जो स्लो ग्रेजुअल जो शुगर का रिलीज है ना, वो ओवर टाइम होता है। बाकी इससे कंपेयर करें इंसान का बनाया हुआ मीठा जिसमें केक है, चॉकलेट है, कुकी है, वो जब आप करते हैं तो आपको फौरन से स्पाइक देता है और फौरन से आपको क्रैश करता है। इसीलिए ऐसा होता है ना कि घंटे 2 बाद या अगले दिन फौरन आपको, अगर आपने आज कुकी खाए तो आपको फिर कुकी का दिल करेगा। अच्छा मारिया, हमने जापानी फल तो बहुत डिस्कस कर लिया और आई थिंक अब मुझे क्रेविंग भी शुरू हो गई, घर जाके जापानी फल लाजमी खाना है। अनार की अब हम बात कर लेते हैं। अनार को दिल के मरीजों के लिए कितना बेहतरीन कहा जाता है, और ये ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को किस तरह से कंट्रोल करता है? एब्सोल्युटली, अनार बहुत बेहतरीन, इट्स लाइक वो बादशाह। सारे फ्रूट बहुत जबरदस्त है, मगर वैसे अनार तो बहुत आम है, बेहतरीन लेकिन खुसूसी अनार तौर भी पे मर्दों की हेल्थ के लिए, अच्छा, मेन हेल्थ के लिए ओके अनार अमेजिंग है। अब अनार के ऊपर जब भी बात करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं अनार बहुत महंगा है, पिछले साल से मैं सुन रही हूँ और इस साल और महंगा हो गया है। तो आधा अनार कर लें, आधा अनार लाजमी अपनी डाइट में ऐड करें। और जब आप फ्रूट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, जब आप अपने खाने की चीज़ों पे, या अगर आप कोई भी ऐसी चीज़, जैसे फ्रूट पे लोग इन्वेस्ट करते हुए सोचते हैं कि महंगा है तो नहीं लेते, बचत करते हैं, तो ये जो आप थोड़ी बहुत बचत कर रहे हैं ना, ये बचत आपकी कल को कोई बीमारी आएगी ना और आप अस्पताल जाएंगे और टेस्ट कराएंगे और दवाइयाँ लेंगे, तो वो सारी बचत आपकी उधर फ्रूट ही खाने होते हैं। तो मेरा आपको इनविटेशन है, और कि ना आप ये सारी इन्वेस्टमेंट, आप उसको ना हेल्दी ईटिंग में आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपने आप को नरिश करने में, तो कल को आपको जो बीमारी लगेगी ना, वो आपको पता चलेगा आपका लाखों में, वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, लाखों में चला जाएगा। मारिया, ये भी तो होता है ना कि हमने हर चीज का बजट रखा होता है कि फलां की शादी आनी है, उसके लिए इतना बजट रखना है, इस काम के लिए इतना, टूर के लिए, लेकिन हेल्थ का बजट हमारे पास कोई नहीं होता, जीरो होता है। एब्सोल्युटली, आप कपड़े ना लेना उस शादी के लिए, आप ना लें कपड़े, आप नए कपड़े ना लें, नए जूते ना लें, इन्वेस्ट करें अपने पैसे को सही जगह में। मगर जब आपकी सेहत की बात आए तो उसको आपने टॉप पे रखना है, क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी होगी ना, आपके पास 500 की कमीज भी ना आपके ऊपर आपकी स्किन ग्लो कर रही होगी, तो वो ऑटोमेटिकली आप अच्छे लग रहे होंगे। एग्जैक्टली, मगर अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप 5 लाख का जोड़ा चढ़ा लें, आपने कुछ अच्छा नहीं दिखना उसमें, क्योंकि अगर आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, आपकी स्किन अच्छी नहीं है। तो इट्स अपनी प्रायोरिटीज को इस तरह चेंज करें। अच्छा मारिया, क्विकली ये भी बता दें, जो सफेद अनार है और सुर्ख अनार है, जी सफेद अनार है और सुर्ख अनार है, इनकी क्या खुसूसियात हैं, क्या फर्क है, और ज्यादा फायदेमंद कौन सा है? कलर का फर्क है। कलर का फर्क है। और अच्छा, जितना एक और चीज है, जितना जिसका कलर रेडिश ज्यादा होता है, ये पिगमेंट जिसमें ज्यादा होता है, उसके अंदर
जो स्पेक्ट्रम है ना, उसके अंदर जो विटामिन्स का स्पेक्ट्रम है, अफादियत का स्पेक्ट्रम है, वो बढ़ता चला जाता है। अच्छा। तो आप जितने डार्कर, फॉर एग्जांपल जैसे बीटरूट है, जिस तरह जी, कैरेट है, जी, जी। वो तो आपकी पूरी स्किन केयर है। आप ऐसे समझ रहे हैं स्किन केयर की महंगी क्रीम ना खरीदें, आप स्किन केयर खा रहे हैं, ओके। और वो आप देखेंगे वो आपकी रिंकल्स भी reverse लेकिन कर मारिया देगा। ये जो इसी तरीके रेड से अनार आप होता सफेद है और ये कुछ लोगों के Red- गले को सूट नहीं कर रहा होता, थोड़ा सा तुर्श सा। खट्टा अनार हाँ। एंड मीठा अनार फर्क है। ये तो फर्क है। उसमें थोड़ा सा ये होता है कि जब आप खरीदने जाए ना, तो आपको थोड़ा सा एक अनार पहले खरीद के चेक कर ले, ठीक। खट्टा है या मीठा है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये एक चीज है जो मैं करती हूँ। मगर ये जो आप तुर्श की बात कर रहे हैं ना, वो खटास है उसकी, और अक्सर लोग को वाकई में वो थोड़ा खट्टा लगता है, तो खट्टा आधे से शुरू करें, क्वार्टर से शुरू करें, मगर लाजमी उसको ऐड करें, क्योंकि एक थोड़ा सा पीरियड आएगा, ये 4-5 महीने ही है जिसमें अनार है और फिर अनार ने चला जाना है। Yes. और अनार बहुत बेहतरीन फ्रूट है, आप खसूसी तौर पे मर्दों के लिए, मर्दों की हेल्थ के लिए, मेंस हेल्थ के लिए। लें जी, मर्द हजरात अनार के मर्द जाने से हज़रात। पहले उसकी कदर करें और उसे अपनी डेली डाइट का Yes. हिस्सा बनाएं। थैंक यू Yes. सो मच मारिया, आप मौजूद थी, हमें बता रही थी कि जापानी फल के क्या फ़वाइद हैं, अनार के ख़ास तौर पर क्या फ़वाइद हैं, और इसको किस तरह से आप अपनी डाइट में शामिल करके इससे भरपूर फ़ायदा आप हासिल कर सकते और हैं। ये एक और जनाब seasonal फ़ायदे fruit की है, बात yes. आपको बता दें फ़ायदे की। तो महंगे महंगे जो परफ्यूम आप देख के मुतासर हो रहे होते हैं, जो कि ऑनलाइन हम देख बहुत रहे होते हैं, और बहुत बहुत बड़े ब्रांड होते हैं, यानी लेने जाएं तो लाखों में वो परफ्यूम्स Yes. आपको मिलते हैं। तो जनाब इसका एक सस्ता हल ये है, फायदे की बात ये है कि इसका सस्ता हल तलाश किया है रुबीना Business यूसुफ ने, plan जो भी कि आप बता रहे हैं आवाम बिजनेस को। प्लान भी Yes. जनाब शालम मार्केट में, जहाँ पर लोग बहुत सारी अशिया खरीदने के लिए जाते ज्वेलरी हैं। बहुत खवातीन हाँ। के लिए मिलती है, वहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं कि आप बल्क में उठाकर और ऑनलाइन सेल करें। ये सेल कर business सकते plan हैं, है। बहुत से जनाब बिजनेस जो है वो Yes. यहीं से फ्लरिश हुए हैं। तो रुबीना यूसुफ ने इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, और वो गई हैं और देखा है कि शालम परफ्यूम मार्केट बनते में। किस तरह जी। से है, और ये खुशबुएं जो हैं कितनी ज़बरदस्त है। तो आइए मिलकर इस रिपोर्ट को एंजॉय करें। पाकिस्तान के शहर लाहौर में मौजूद एशिया की सबसे बड़ी मार्केट शाह आलम मार्केट में यहाँ मौजूद है, जहाँ पर लाखों हजारों के परफ्यूम्स चंद रुपए में बनाए जाते हैं। तो आइए इन शॉप्स का विजिट करते हैं कि वो किस तरह से परफ्यूम्स बनाते हैं, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं कि परफ्यूम बनाने का प्रोसेस क्या है। तो मेरे साथ रहती अभी आप ये परफ्यूम खरीद रहे थे, और देखिए ओरिजिनल बॉटल है शनेल ब्लू की, कितनी फ्रेग्रेंट मैट है। तकरीबन 100% ही मैच, सेटिस्फाइड है आप? बिल्कुल सेटिस्फाइड। महीने में कितनी बार आते हैं यहाँ से खरीद? 2-3 चक्कर तो लग ही जाते हैं मेरे। जबरदस्त। गिफ्ट भी करते हैं या पर्सनल यूज? गिफ्ट्स के लिए आया हूँ अभी। वाह, किसको गिफ्ट करना है आपने? ये दोस्त मेरा आया है, उसको करना है, और एक और दोस्त है उसको भी करना है। अच्छा, फीमेल को कभी गिफ्ट नहीं किया? नहीं, अभी तक तो ये ऐसा मौका नहीं आया अभी तक। इन फ्यूचर मगर किया तो कौन सा परफ्यूम देंगे आप? एक ये वाला और एक सैलिश। जबरदस्त। यहाँ पर आप परफ्यूम मार्केट में खड़े हैं, कौन सी परफ्यूम खरीदने के लिए आए हैं? कौन सी परफ्यूम बहुत पसंद है? देखें जी, यहाँ पे काफ़ी परफ्यूमें हैं, तो एक से एक बढ़ के है। भाई मुझे ये बताइएगा कि ये जो परफ्यूम्स है क्या प्राइसेस है इनकी? इनकी ओरिजिनल प्राइसेस से कम होती है तकरीबन। ये यहाँ मार्केट में आपको 25% तक मिल सकते हैं। ये हाँ, अगर ठीक है परफ्यूम आप। जी जी अच्छा, मुझे जरा थोड़ी फ्लोरा दिखाइएगा। जी, ये कुछ फ्लोरा जबरदस्त, बहुत अच्छी स्मेल है। अच्छा, इसकी क्या प्राइस है? ये 100 ml आपका 2000 का बन जाएगा। सिर्फ 2000 का? सिर्फ इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है? ये तकरीबन 18-20 हज़ार का इसको। 18 का नहीं, 75,000 का आपको बिल्कुल कम से मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास कुछ शनेल ब्लू है? ब्लू स्नैल लगा लो। इनके पास हर किस्म के परफ्यूम है और बहुत ही मुनासिब कीमत है, और उनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त लग रही है मुझे दिखाइएगा। ये ब्यूटी चैनल है। ये ओह माय गॉड, जबरदस्त। अच्छा, इनके पास आपकी जो ओरिजिनल बॉटल्स नहीं है आपके पास? ओरिजिनल बॉटल होती है, लेकिन उनकी प्राइस भी थोड़ी सी होती है। कितनी होती है? मुझे ना, इनके ब्यूटी चैनल की शीशी आपको मिल जाएगी 2500-3000 की। ठीक है। चल भर के ये 5000 तक आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप हमें कोई एक परफ्यूम बनाकर दिखाइए। पेन बना दो। हाँ, बना दो। भैया, सबसे पहले आप क्या चीज़ ऐड करते हैं परफ्यूम? सबसे पहले इसकी बेस की क्वांटिटी हम बराबर करेंगे। 25% ये डलना है, ठीक है? अच्छा, ये बेस है, इसको एक्चुअली में इतर कहते हैं लोग। हाँ जी 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 जी। नेचुरल ही होता है। देखें, अतर लगाना सुन्नत है, परफ्यूम तो खुशबू ही है,
लेकिन यह है कि अतर बाज़ लोग लेते हैं। अब इसको परफ्यूम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ये इसकी क्वांटिटी देखना आप, 25% ये हमने डाला। ठीक है, 25%। जी 25%। अच्छा, ये कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? पाकिस्तान में बनता है? नहीं, पाकिस्तान में नहीं है, ये बाहर से आते हैं सारे, इटली से, फ्रांस से, जर्मनी से, मलेशिया से, मुख्तलिफ मुल्कों से। अब इसके अंदर हमने 75% केमिकल ऐड करना है। ओके, इस जी। केमिकल का नाम ये क्या? मेथनॉल है। ओके, मेथनॉल। सेम क्वांटिटी होगी जी किस तरह इंशाल्लाह। की? और जी इसके अंदर हमने चंद कतरे अल्कोहल के ऐड कर देने हैं, वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। सबसे पहले हमने बेस यूज किया है इतर, उसके बाद मेथनॉल। जी मेथनॉल, उसके बाद एथेनॉल यूज़ करेंगे। जी मेथनॉल। ये हर बंदे का सेम बनाने का तरीका है या हर बंदा अलग अलग? देखिए, ये सीखने का अमल है, सारी ज़िंदगी लग जाती है बंदे को सीखने में, तो ये अपना अपना फार्मूला है, हर बंदे के पास अपना नॉलेज है। उसके बाद हम ये इंजेक्शन, हाँ, हाँ। हमें ये ना इसको मिक्स करें। जी बाज़ बात होता है शीशी ओपन करके भी होता है। ये कितने % ओरिजिनल स्मेल से मैच करता है? ये तकरीबन 100% ही होता है, क्योंकि आपने सिल्वर गिट्स होगा, आपको आइडिया हो गया है, कुछ फ्लोरस होगा। आप हमें तो एक छोटी सी स्पेसिफिक अमाउंट बताएंगे कि आपको कितना मुनाफा होता है? 50% लगा लें, और ज़्यादा फिर 50% लगा लें। हाँ 50% लगा लें। अगर आप काम अच्छे तरीके से नेक नीति से कर रहे हैं तो आपको अल्लाह ताला दे देता है मुनाफा। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेस है, उन्होंने ये स्टार्ट किया है। 3 चीज़ों से आपकी जो फ्रेगरेंस है वो रेडी हो। ये आपको मैं अभी चेक करवाने जा रहा हूँ कि अगर इसकी बेस अच्छी है तो ये समझ लें आपका ओरिजिनल परफ्यूम तैयार हो गया है। अगर इसकी बेस अच्छी नहीं है तो ये समझ लें कि आपका परफ्यूम टेम्परेरी है। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा परफ्यूम रेडी हो गया, तो मैं आपको चेक करवाने जा रहा हूँ इसकी खुशबू। इतने महंगे परफ्यूम्स चंद ही पैसों में यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, और ये इनकी स्किल का कमाल है कि उन्होंने सीखा और फिर उसके बाद वो परफ्यूम बनाते हैं और माशाल्लाह 50% प्रॉफिट भी कमाते हैं। आप चेक करें ये परफ्यूम। अमेजिंग, आपने बताया था ये ओरिजिनल से मैच कर रही है भाई। बहुत ही जबरदस्त है भैया। मतलब मैं आई एम रियली एक्साइटेड कि इतने जबरदस्त परफ्यूम बनाए जाते हैं, इतनी महंगे, और आप लोग इतने चंद पैसों में देते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो तकरीबन हर घर की कहानी है, और वो है जी ससुराल में बहू के साथ इम्तियाजी सलूक। कभी बहू का पस मंज़र बातों का मरकज़ बन जाता है, कभी बेटे की ज़्यादा कमाई रवैयों को बदल देती है, और कभी बहू के अपने रवैये को कसूरवार ठहराया जाता है, जिसकी वजह से उसको ससुराल में रहने में बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश होते हैं। सवाल ये कि आखिर ये इम्तियाजी सलूक होता क्यों है, इसका ख़ानदानी रिश्तों पर क्या असर पड़ता है, और ऐसे हालात में बहू को किस तरह अपने रवैये को बैलेंस रखना चाहिए। इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिलेशनशिप कोच मिसेस खान। मिसेस खान, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले बताइएगा कि ससुराल में बहुओं के साथ इम्तियाजी सलूक की सबसे बड़ी वजूहात आपके नज़दीक क्या हैं, या जो आपके मुशाहिदे में आई? ज़्यादातर तो यही है कि या तो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, या उसका बहुत मालदार होती है, बहुत ऊंचे घर की आई हुई होती है, या वहाँ उस अपने ससुराल में बहुत पढ़ी लिखी होती है। और सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी या दौलतमंद जो लड़की होती है वो ज़्यादा बॉस करती है, उसको इम्तियाजी सलूक मिलता है, उसको वहाँ पे उसकी वाह हो रही होती है, वहाँ पे उसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, चाहे वो गुड फॉर नथिंग क्यों ना हो, चाहे उसको खाना वाना पकाना आता हो या ना आता हो, लेकिन उसका हुस्न है या उसका पैसा है या उसके फैमिली बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है, वहाँ से बहुत कुछ आता हो। और जो दूसरी बहुएं हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी खूबसूरत नहीं है, इतना उनके पीछे से घर वालों की तरफ से इतना आता जाता ना हो, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि
उसको थोड़ा सा इम्तियाजी सलूक मिलता है, उसको थोड़ा सा अप्रिसिएशंस मिलती हैं, और दूसरी बहुओं के मुकाबले में उनको दूसरी बहुओं को लेट डाउन किया जाता है, क्योंकि वहाँ से सास को गिफ्ट्स भी आ रहे होते हैं और सास उसको देकर वाह वाह करती हुई आगे चलती है। सही। अच्छा आपा, हम ये भी देखते हैं जैसे कि आपने भी कहा कि अगर लड़की खूबसूरत है, बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग है, तो उसके साथ हम देखते हैं कि जी इम्तियाजी सलूक हो रहा होता है, या फिर देखने मिलता है कि जो जिठानी है या देवरानी है उसके कंपैरिजन में वो फेस कर रही होती है चीज़ें। तो ऐसा भी होता है कि लड़की खूबसूरत ना भी हो और पढ़ी लिखी ना भी हो, लेकिन बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो, तब भी ये चीज़ देखने में आती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं, सही कह रही है कि चाहे लड़की खूबसूरत भी ना हो और उतना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन हाँ वहाँ से गाड़ी वाड़ी मिली हुई हो और पता चलता है कि अभी और मिलना है, तो उसको और फंसाने के लिए, उसे और एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको और प्यार मोहब्बत दी जाती है, ताकि वो अपने माँ बाप के घर में जाए और उनसे कहे कि मुझे तो ये यूँ भी करते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, मुझे मेरी सास इतना काम को भी नहीं कहती, ज़्यादातर और ख़ुद ही करती हैं या दूसरों को लगाए रखती हैं, दूसरी बहुएँ कर रही होती है। वो ये होता है कि वहाँ से उनकी बेटी से अच्छा सलूक किया जाए, ताकि वहाँ से जो सामान और जो चीज़ें, जो गिफ्ट्स और जो कुछ अमाउंट उनके बच्चों को मिल रहा है, उसके बेटे को मिल रहा है, वो कंटिन्यू रहे और मिलता रहे। अगर वो इम्तियाजी सलूक या अच्छा सलूक नहीं करेंगी तो वो बिटर हो जाएगा, वहाँ पे मामलात ख़राब हो जाएंगे लड़की के घर वालों के, तो वो क्यों देंगे। अब आप खुद सोचे कि वहाँ से क्यों आना बंद होगा। मिसेस खान, बिल्कुल दो मुख्तलिफ सूरत हाल है। अगर हम देखें, दो मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं। मतलब एक तरफ एक फैमिली तो जनाब जहेज को देख रही होती है लड़के वाली, और लड़की वाले देख रहे होते हैं कि लड़के की मोटी कमाई हो। तो अक्सर ये भी कहा जाता है कि बेटे की ज्यादा सैलरी जो है वो ससुराल के रवैये में बड़ी तब्दीली लेकर आती है। मतलब अगर अच्छी सैलरी है तो वो जाए तो फिर आओ भगत का अंदाज ही कुछ और होता है, या फिर उसका कोई स्टेटस इस तरह का है, कोई इस तरह की पोजीशन पर है। आपकी नजर में ये किस हद तक दुरुस्त है? यानी लड़की वाले उनकी वो जी, लड़के वाह करते हैं, लड़की वाले उसको अप्रिशिएट करते हैं। हाँ बिल्कुल। अब आप सोचे, अगर लड़का की पोजीशन पर है, लड़का बड़ी अच्छी पोजीशन पर है, पोस्ट पर है, तो जब ससुराल में जाएगा तो उसकी कितनी इज्जत होगी। और जो दूसरा दामाद होगा जो कि ज़रा थोड़ा सा उससे बिलो होगा, उससे लो लेवल का होगा, इतना कमाता नहीं होगा, इतना बीवी को खुश नहीं रखता होगा, जाहिर है जिसके पास पैसा है उसको तो वो बीवी को खुश रखेगा, बच्चों को खुश रखेगा, उनको ज़्यादा देगा, उनकी ज़्यादा, जब पैसा भी होता है फिर ज़्यादा तवज्जो भी दी जाती है, ज़्यादा तवज्जो भी दी जाती है, बीवी भी खुश रहती है, माँ भी खुश रहती है। वहाँ से भी उसको बड़ा एडवांटेज है कि माँ भी उस बच्चे को देखे हमेशा ज़्यादा चाहती है, और उसका झुकाव उस तरफ होता है जहाँ पे बेटा ज़्यादा कमा रहा हो, उसको पता है कि ये बेटा मुझे भी देगा। लेकिन जो बच्चा जो ज़रा बेचारा कमज़ोर है कमाई में, उसको हर जगह लेट डाउन किया जाएगा, उसकी बीवी को भी लेट डाउन किया जाएगा, यहाँ तक कि उसके बच्चों को भी इतना अच्छा नहीं समझा जाएगा। ये नहीं कि बुरा समझा जाएगा, यानी पहली प्रेफरेंस जो होगी वो उस बेटे को दी जाएगी जिसके जो स्ट्रॉन्ग है। अच्छा मिसेस खान, ये भी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और ये भी हो सकता है कि वो जो कम कमा रहा है वो बाकियों की निस्बत बहुत अच्छा हो, बहुत ज़्यादा खिदमत गुजार हो, तो लेकिन उसको फिर भी इस तरह के रवैये ना सिर्फ उसको बल्कि उसके साथ जुड़ी हुई जो उसकी फैमिली, उसके बीवी बच्चों को भी फेस करना पड़ सकता है, तो बल्कि करना भी पड़ रहा है। तो ये बताइएगा कि फिर इन रवैयों को तब्दील करने के लिए सोसाइटी में क्या हमें करना चाहिए? अच्छा, अब आपको ये बात बताऊं कि बाज़ जगह माएँ जो होती हैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, वो ये देखती हैं कि ये बच्चा तो अच्छा कमा रहा है, वो तरीके से उस बच्चे से चुपचाप उससे एक्सट्रैक्ट करती है पैसा वैसा, या गिफ्ट्स आ रहे होते हैं तो वो चोरी छुपे उस बच्चे को दे रही होती हूँ जो कम कमाता है, क्योंकि माँ है, उसका दिल है कि उनके पास तो सब कुछ है, तो वो चोरी छुपे करती क्या है कि उसको भरती रहती है तरीके से, पैसों से, चीज़ें जो घर में आती हैं, यहाँ तक कि महीने का सौदा आता है उसके पास इतना नहीं होगा तो चोरी छुपे उसको साबुन दालें वगैरह जो कुछ अगर अलग पका रही हो या जो कुछ चीज़ें आ रही हो तो उसमें से उसको
हर तरह से चीजें निकाल कर उसको देती रहेगी खामोशी से, ताकि वो स्पेंड ना करे पैसे, और बड़े से ज्यादा मंगाएगी हर चीज, तेल घी वगैरह सब कुछ ज्यादा सौदा मंगाएगी, ताकि चोरी चुपे चुपचाप उसको दे दिया जाए और उसको पता ना चले बड़े को, और उधर उनका पूरा होता रहे। ये हमेशा होता है कि माँ छोटे को उसको भरती है जो जरा कमजोर होता है, लेकिन हर एक के सामने वाह बड़ी की ही हो रही होती है, बड़े की हो रही होती है। आपा बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और ये सारे मामला जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो ये तो ऐसे ही लगता है सूरत हाल ऐसी है कि पैसे कोई सलाम है, जहाँ पैसा है वहाँ रिश्ते भी स्ट्रांग होंगे लेकिन लगता क्या है बहुत स्ट्रांग होते, लेकिन जैसे कि आपने भी कहा कि माँ तो ये अंडरस्टैंड कर ही रही होती है, और जो थोड़ा कमज़ोर होता है, कमाई में थोड़ा कम होता है, उसके साथ तो इक्वली सलूक करने की कोशिश माँ की तरफ से तो हो रही होती है, लेकिन बच्चों में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा होता है, क्योंकि जब वो देख रहे होते हैं कि बड़े बेटा या जो कमा रहा है, जो ज़्यादा कमा रहा है, उसके बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से सहूलियात भी मिल रही हैं, चीजें भी मिल रही हैं और प्रोटोकॉल्स भी मिल रहे हैं, तो वो बच्चों में कितना फर्क आता है। यस, तो वो नफ्सियाती फर्क घर में फिर किस तरह से पैदा होता है और उसको कैसे कम किया जा सकता है? हाँ, वो बच्चों में ऑटोमेटिकली एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, क्योंकि हर एक यहाँ देखे कि उनके जो पेंसिल बॉक्स होते हैं वो भी खूबसूरत होते हैं, उनमें अच्छे पेन्स और पेंसिल्स और रबर्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब वो पढ़ते बैठते हैं तो वो शोबाजी कर रहे होते हैं कि देखो मेरा पास तो ये वाला पेन है, ये बॉल पेन है, ये रबर्स है, ये चीज़ें हैं, अरे तुम्हारा तो घटिया। वो बच्चे ही आपस में बात कर रहे होते हैं, पापा मेरे जो है ना रात को वो वाली गाड़ी लाए थे रिमोट कंट्रोल की, वो तुमने देखा? और वो बेचारा देख रहा होता है, उससे मांग रहा भी होता है कि मुझे थोड़ी देर दे दो, वो उसको अपने शोबाजी में वो उसको देता भी नहीं है। वहाँ पे फिर वो बच्चा रोता धोता है। देखिए कितनी इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में बच्चा आता है, वो रोता है धोता है, बाप के पास जाता है और कहता है कि मुझे भी ये हज़ारों की गाड़ी ले दो। बाप कुछ चुप खामोश रहता है, वो भी उसको लारे लपे देता है, हाँ बेटा मैं जाऊँगा ना बाहर तो ज़रूर ला कर दूँगा। तो वो यहाँ से एक टसल घर में भी शुरू हो जाती है। दादी के पास कंप्लेन लेकर जाते हैं सबके पास, दादी भी फिर उसको ज़रा डांट देती है, बच्चे को बड़े को कहती है दे दो, वो देता नहीं है। फिर माओ में ये चीज़ें आ जाती है कि देखो तुम्हारा बच्चा या तो कमरे में अकेले मेरे बच्चों के सामने ना लाए। तो इस तरह यूँ होता है कि बहुओं में, देवरानी जेठानियों में भी एक लड़ाई अंदर से जंग चल रही होती है। हाँ, चाहे वो बोले या ना बोले, लेकिन एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। उनके एक्शंस और रवैये ऐसे हो जाते हैं कि जो बताते हैं कि वो अब जरा मुंह बनाए हुए है देवरानी या जेठानी जो भी कमजोर है, क्योंकि वो चाहती है कि उसके बच्चों को भी बिल्कुल लफ्जों से ज्यादा जो है ना ये रवैये तकलीफ हुआ करते हैं लोगों के लिए, एक्सप्रेशंस, तासुरात कह लें आप, और ये भी सब कुछ। मिसेस खान, इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि जब एक नई बहू घर में आती है तो फिर बेटे की माँ और बहनें उसे एक हरीफ के तौर पर क्यों देखना शुरू कर देती हैं, ये क्या रवैया है? देखिए, अब एक नई चीज घर में एक औरत आएगी या कोई बंदा आता है, उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है, और एक नया बंदा आता है तो उससे एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत होती हैं। जब हमारी एक्सपेक्टेशंस उससे ज़्यादा होंगी, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरेगा, बच्ची या बच्चा या बहू वहू है वह, तो ये होता है कि माएँ और बहनें जो होती हैं उनमें ज़रा सा एक रिफ्ट आ जाता है। वो ये चाहती हैं कि अब ये आई है, अब घर भी संभाले, अब सुबह जाकर किचन में भी थोड़ा बहुत हेल्प आउट करे, नाश्ता बनाए, सास ससुर को दे, सारा सब संभाले, सब समझे घर को। लेकिन इट टेक्स टाइम, उसको स्पेस नहीं मिलती। वो ओवरनाइट तो एक रोबोट तो नहीं है कि वो सारा कुछ समझ कर आ जाए। लेकिन लड़कियां समझदार भी होती हैं, उनको पता भी होता है और उनको समझाया भी जाता है, बेटे अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होंगी कि आपको घर को भी देखना होगा, थोड़ा बहुत सास ससुर जो बूढ़े हैं उनको भी देखना होगा, भाई उनको भी चाय वाय बना के नाश्ता सुबह सर्व कर दो। अगर ये तुम कर दोगी तो वाह वाह हो जाएगी, तो फिर तुम्हें निग्लेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर तुम बनी सजी, तुम काफ़ी अरसा दुल्हन ही बनी रहोगी उस घर में, तो फिर लोग घर वाले भी डिस्टर्ब होंगे,
भाई ये कैसी लड़की है, जरा भी घर को नहीं यकीनन आप देखती, दुरुस्त फरमा या रही है। जरा भी दोनों किसी साइडों चीज़ से में समझने इंटरेस्ट की जरूरत है, नहीं ले दोनों रहे। साइडों को एडजस्ट करने की जरूरत होती है। और जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि अब दौर बदल रहा है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आ रहा है। पहले दौर में लोग जॉइंट फैमिली ज्यादा होती थी, लोग इकट्ठे रहना ज्यादा पसंद करते थे और खुश इखलाकी से रहते थे, इत्तेहाद भी होता था उनमें। और अब हम देख रहे हैं कि दौर बदलता जा रहा है, लड़कियां लड़के शादी करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, माँ बाप भी यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि चलो अलग कर दिए जाएं, ज्यादा घर में सुकून रहेगा। तो पहले दौर में फिर फैमिलीज कैसे एडजस्ट करती थी, किस तरह उनमें प्यार भी था, इमोशनली भी एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और इत्तेफाक से भी रहते थे। और बनस्बत अब हम देखते हैं कि लड़ाइयाँ झगड़े ज्यादा हैं। हाँ बिल्कुल आप सही फरमा रही है। हमारा ज़माना बड़ा खूबसूरत था और हमें ये नहीं समझाया जाता था कि अब आप जाएंगी तो अलग हो जाएंगी, नहीं, हमें ये समझाया जाता था या बताया जाता था अब आप उस घर में जाएंगी, उधर सब लोग होंगे, उधर मिलजुल कर रहना पड़ेगा, उधर आपको मिलजुल कर रहना पड़ेगा। इस तरह नहीं कि आप अपनी अलग मस्जिद उस घर में बना देंगे, अपना अलग सारा साजो सामान ले जाकर अलग पकाएंगी, अलग रहेंगी, अपने कमरे में खाना उठाकर ले जाएंगी। कितनी बदतमीजी है कि सब खाना खा रहे हैं और अपने शौहर को आप अलग खाना दे रही हो। और सही आपा, आपकी तरफ से थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है, हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और यकीनन बहुओं को ऐसे हालात देखने पड़ते हैं और फिर बहुओं का रवैया भी इतने में आप बात करेंगे तो फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी तो आ ही सकते हैं ना, देखो वो भी आ जाते हैं। यानी कि आप अभी मैं ऐसे किसी की बहू बनी नहीं हूँ, तो आप ये कह रहे हैं कि बहुओं के मसाइल शुरू हो जाते हैं। वैसे कह रहा हूँ कि मसाइल बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं, तो टेक्निकल मसले भी फिर आ जाते हैं, वो भी दस्तक दे देते हैं कि हमें भी याद रखें। लेकिन उन टेक्निकल मसाइल को हल करने के लिए हमेशा देखें कोई ना कोई टेक्निकल चीज मौजूद होती है और एक्सपर्टीज होती है। उन एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करके, स्किल्स को इस्तेमाल करके तहम्मुल मिजाजी के साथ आप मसाइल यानी माहम का होमवर्क मुकम्मल है। सकते हैं अगर आप करना चाहें तो आप ये सब काम होमवर्क मुकम्मल है आपका। आप मुख्तसर अल्फाज में ये कह सकती हैं, सादा लफ्ज़ों में। आप मुझे इस कटहरे में लेकर आएंगे तो मैं इससे पहले कि मैंने कहा मैं तैयारी करके रखूं और मैंने बहू बनने की पूरी तैयारी कर रखी है। जबरदस्त, मेरी अम्मा ने ये सारी क्या तैयारी है वैसे आपकी, जरा थोड़ा सा हमें भी बताएं। बस एक लड़का चाहिए और बहू बन जाओ। लेकिन इतनी अच्छी तैयारी है आपकी। अच्छी तैयारी है ना, वो कहते हैं ना कि मेरे खाना पकाना आता है आपको? खाना भी पकाना आता है, शादी को कहते हैं ना मेरी पूरी तैयारी कर ली है, सब कुछ रेडी है, बस एक लड़का। अंडे भी उबाल लेती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ अगर नियत हो तो। ये वैसे बात है कि अगर लड़की की नियत हो ना तो वो सब कुछ कर लेती है। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां होती हैं माम ऑन अ सीरियस नोट कि जिन्हें कुछ भी बनाना नहीं आता, लेकिन वो जाके फिर या तो हालात के तहत या फिर अपने खावंद की मोहब्बत में, अगर खावंद खुश खुराक है तो वो फिर खाना बनाना शुरू कर देती हैं, ये चीजें सीख लेती हैं, तो अडॉप्ट भी कर लेती हैं। है कि मर्द के दिल का जो रास्ता ना पेट से होकर ही जाता है, ये माने या ना माने, आप अग्री करेंगे इस बात से। मैं तो 100% अग्री करता हूँ, क्योंकि लाहौरी खुश खुराक तो एग्री करते ही करते हैं। क्योंकि बहुत सारी खवातीन इस चीज से इख्तलाफ रखती हैं, मैं क्यों खाना बनाऊं, ये क्यों करूं, बट यस इससे प्यार मोहब्बत बढ़ता है अगर आप एफर्ट्स करते हैं। दोनों साइडों से एफर्ट्स होनी चाहिए और सास को भी एफर्ट करनी चाहिए, बहू को भी एफर्ट करनी चाहिए, इसी तरह शौहर की भी अपनी एक एफर्ट है। सब अपना किरदार, अपने रोल प्ले कर रहे हो तो एक हैप्पी फैमिली एफर्ट ही करें तो बेहतर है, फाइट से गुरेज करें। फाइट से गुरेज करें और समझने की कोशिश करें। बड़ा मतलब छोटे छोटे मसाइल होते हैं जो कि बड़े लगता भी नहीं है कि मसाइल है, लेकिन वो वहां पर उस सिचुएशन में मसाइल बन जाते हैं। तो वो छोटी सी बात से इतना बड़ा बखेड़ा डालने की बजाय आप उस छोटी सी बात का मसले का हल निकालें और आप देखें कितना। और जो पहले हम बात कर रहे थे ना, कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे थे कि पहले मतलब जॉइंट फैमिली थी और बड़े सलूक इत्तेफाक से रहा करते थे, लेकिन अब इस तरह से नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो हम कहीं ना कहीं जो अगर हम देखें तो मौशी हालात जो है ना, उसने भी रवैयों को बड़ा तब्दील कर दिए हैं। वरना आप पेरेंट्स की ये जो मिसेस खान बात कर रही थी, ये वही पेरेंट्स हुआ करते थे जो जरा थोड़े से ज्यादा कमाने वाले से लेके कम कमाने वाले का ख्याल किया करते थे। लेकिन अब आपको पता है कि हालात इस तरह से हो गए कि हर हालात को हम दोष नहीं दे सकते, हमारी प्रायोरिटीज भी चेंज हो गई, हम मटेरियलिस्टिक भी बहुत हो गए, हम अपने स्टैंडर्ड्स भी बहुत हाई कर लिए। हम किसी एक चीज को जिम्मेदार नहीं करार दे रहे, लेकिन मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हालात इस नहज तक पहुंच चुके हैं। और हम कहां तक पहुंचे? हम ब्रेक तक पहुंच चुके हैं, हम ब्रेक पर जाते हैं। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे ग्रेटर इसराइल के हवाले से। तो ये एक पुराना और ख़तरनाक इसराइल का एजेंडा है, बल्कि सेहूनी एजेंडा है, जिसका मकसद फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वस्ता के बड़े हिस्से पर काबिज़ होना है। इस मंसूबे के तहत इसराइल अपनी सरहदों को बढ़ाकर पूरे खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम करना चाहता है। और अफसोस की बात यह कि इसके लिए ना सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम की ज़मीन छीनी जा रही है, बल्कि जुल्म व जबर के ज़रिए
लाखों बेगुनाह इंसानों को निशाना बनाया जा रहा है और मुस्लिम मुल्क अगर हम देखें तो पूरी दुनिया ही इस पर खामोश तमाशाई दिखाई देती है। और हमें यही समझना है कि ये मंसूबा हकीकत में क्या है, कहाँ से आया, किन इलाकों को निशाना बनाया जा सकता है और मुस्लिम उम्मा इसे रोकने के लिए क्या कर सकती है। इन्हीं पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर सैयद फहद अली काज़मी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो बताइएगा ये ग्रेटर इसराइल की हकीकत क्या है, इसका तस्वुर कहाँ से शुरू हुआ, ये टर्म शुरू कैसे हुई, क्या मकसद था इनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेटर इसराइल पे बात करने से पहले मैं ये जो मकसद वाली बात है इसको पहले एड्रेस करना चाहूँगा। और बड़ा ही क्रिटिकल टॉपिक है और उम्मत को जगाने के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है कि हम इसके ऊपर बात करें। हमारे पाकिस्तान के माया नाज हार्ट सर्जन हैं, मुकीम हैं साउथ अफ्रीका में और नेल्सन मंडेला के डॉक्टर भी रह चुके हैं। बहुत बड़े हार्ट सर्जन है, ग्लोबल रिनाउन रखते हैं। डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा। डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा का एक मशगला है कि वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, कंपैरेटिव रिलीजन, हिस्ट्री, ट्रैवल भी करते हैं। उन्होंने हाल ही में किताब लिखी 5-6 साल पहले, दीवारे गिरिया के आसपास। एंड ही वॉज एबल टू विजिट इसराइल क्योंकि वो साउथ अफ्रीकन नेशनल हैं इस वक्त, तो साउथ अफ्रीकन ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे वो गए वहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों से बात की टू अंडरस्टैंड कि एजेंडा है क्या, ये चाहते क्या हैं असल में। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वहाँ पर एक बहुत बड़े जूइश स्कॉलर से उनका मुकालमा हो रहा था और उसने कहा कि हमारी तालमूद ये कहती है, तालमूद उनकी वो किताब है जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ तोरा के ऊपर, तौरात की इंटरप्रिटेशन के ऊपर वो मबनी है, सबसे इम्पोर्टेंट उनकी किताब है कि इस दुनिया का एक साइकिल होता है और इस वक्त का जो साइकिल है वो 6000 साल पर मबनी था। सही। और 6000 साल के बाद ये साइकिल ख़त्म हो जाएगा और 6000 साल के अंदर अंदर हमारे मसीहा ने आना है। वो भी किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो मसीहा। और हमारे कैलेंडर के मुताबिक उस मसीहा की आमद में इस वक्त 224 साल रह चुके हैं और 224 साल के अंदर वो आएगा और वो किंगडम ऑफ डेविड, दाऊद अलैहिस्सलाम जो हमारे लिए तो अल्लाह के नबी हैं, उनके किंग हैं वो। जूज उनको नबी नहीं मानते, किंग मानते। तो किंगडम ऑफ डेविड की रिजम्पशन तब होगी जब वो आएगा और वो रिज्यूम करेगा किंगडम को और फिर मुर्दों को जिंदगी मिल जाएगी, यहूदियों की हुकूमत होगी, पूरी दुनिया पे हमारा गलबा होगा और हम जो हैं इस कैलेंडर की कल्मिनेशन तक पहुंचेंगे। मगर वो मसीहा तब तक नहीं आएगा जब तक मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों का किबला अव्वल है, जिस टीले के ऊपर वो मस्जिद कायम है, नाउज़ बिल्लाह उसको शहीद करके हम अपना हैकल सुलेमानी नहीं तामीर करते। हैकल सुलेमानी की तामीर होगी तो वो मसीहा आएगा और हमारी किंगडम ऑफ डेविड की रिजम्पशन होगी। दैट इज द एजेंडा। और उनके कैलेंडर में 224 साल अब रह गए हैं। अब किंगडम ऑफ डेविड की रिजम्पशन है एजेंडा, मसीहा की आमद है एजेंडा, और शैतानी कुव्वतों का और मजहबी सर्टन कुव्वतों का इकट्ठ हो गया। जूज ने हैकल सुलेमानी की तामीर करनी है, मस्जिद अक्सा को नाउज़ुबिल्लाह शहीद करना है, दैट्स देयर एजेंडा। अब इनके साथ मिल गए हैं फार राइट क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट। यानी सवाल ये भी तो पैदा होता है ना कि यार ये जो अमेरिका के अंदर क्रिश्चियन लॉबी है जी, ये सहूनियों को क्यों सपोर्ट करती है? क्योंकि अगर आप अंडरस्टैंड करें तो जनाब मसीह अलैहिस्सलाम को उनके अकीदे में मसलूब करने वाले तो यहूदी हैं। यहूदी असल में मर्डरर्स हैं उनके अकीदे में जनाब मसीह अलैहिस्सलाम के। कि तो मुसलमान हैं जिन्होंने कहा कि जी मसीह अलैहिस्सलाम का ये मकाम है, बीबी मरियम को उनका मकाम कुरान ने रिस्टोर किया। असल में दुश्मनी तो यहूदियों और मसीहियों की है, तो आज ये दोस्त बने हुए। तो जो क्रिश्चियन अकीदा है उसमें ये है कि ये सारे यहूदी जो हैं बिब्लिकल लैंड के अंदर, बिब्लिकल लैंड है प्रॉमिस लैंड, बाइबल जो है एक लैंड को लैंड ऑफ इजराइल कहती है। जब तक ये यहूदी वहां पर नहीं बसेंगे दोबारा सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे। और जब फाइनल सजा का इन्वर्टेड कॉमास उन्होंने नफाज करना है, वो सजा तभी होगी जब ये यहूदी एक जगह पे इकट्ठे होंगे। तो इस वक्त वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये यहूदी जो है इस इलाके में जमा होते जाएं। ओके।
तो अब है ग्रेटर इजराइल का एजेंडा, इसको इससे कनेक्ट करें कि हैकल सुलेमानी की तामीर जूस ने करनी है। जनाब मसीह अलैहिस्सलाम तब तक नहीं आएंगे यहूदी जब तक इस एरिया के अंदर नहीं होंगे। अब ग्रेटर इजराइल के 2 वर्जन हैं, एक वर्जन है नैरो वर्जन और एक वर्जन है बिगर वर्जन। और ये सारी चीज़ें हमें हमारे लोग बताते थे कि जी ये कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं, ये साजिशी थेरीज हैं, हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, ये अनफोल्ड हो रही हैं ये चीज़ें, ये दिस इज बिफोर आवर रियलाइज। और इसराइल देखे ना कितने कैलकुलेटेड स्टेप्स ले रहा है, कैलकुलेटेड स्टेप्स ले रहा है, वो हैकल सुलेमानी की तरह बढ़ रहा है आहिस्ता। अच्छा, नैरो वर्जन में ये है कि रिवर जॉर्डन से लेके मेडिटेरेनियन सी, रिवर टू द सी, जितना इलाका है वो सारा जो है वो इसराइल के कब्जे में आएगा। नैरो वर्जन है। इसका मतलब है कि आपका मगरबी किनारा, आपकी गोलान हाइट्स, आपकी गजा सिटी, यानी ये वो इलाके हैं जो इस वक्त पैलेस्टीनियन टेरिटरी होते। अगर पैलेस्टीनियन स्टेट होती तो ये उसका पार्ट होते। बिल्कुल। तो इन सब के ऊपर कब्जा इसराइल का अपनी रियासत उसने एक बना ली है, उस पर भी कब्जा। तो ये है नैरो वर्जन ऑफ ग्रेटर इसराइल। लेकिन जो बिगर वर्जन है, और ये मैप्स जो हैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्नेल जो अमेरिका की टॉप की यूनिवर्सिटी है, ये मैप्स वहाँ पे मौजूद हैं, उनके आर्काइव्स के अंदर मौजूद है। जो बड़ा वर्जन है वो है कि हम रिवर नाइल, दरियाए नील से लेके दरियाए फुरात तक एक सल्तनत कायम करेंगे। और उस सल्तनत में कौन से ममालिक हैं? उसमें मिस्र है, उसमें आपका ये पूरा इजराइल पैलेस्टाइन है, उसमें जॉर्डन है, उसमें लेबनान है, उसमें सीरिया है, शाम, उसमें इराक है, उसमें सऊदी अरेबिया है। और अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर ना बाशुद उस पूरे मैप के अंदर जो आप इंटरनेट पे जाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्नेल के आर्काइव्स के अंदर है, वो सऊदी अरब भी दिखाते हैं उसका पार्ट, मदीना मुनव्वरा को भी नाउजुबिल्लाह उसके अंदर शामिल करते हैं। अब ये उजैर साहब हमारे लिए टेस्ट केस है। हम किबला अव्वल को किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं? किबला अव्वल को अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो उनका एजेंडा क्या है कि नाउज बिल्ला वो मदीना मुनव्वरा, क्यों? वो तो समझते हैं खैबर तक हम यहूदी थे ना। यानी ग्रेटर इजराइल का एजेंडा ये है कि जहां पर यहूदी कभी भी आबाद थे, द बिब्लिकल लैंड, और वहां पर यहूदियों का लॉ एग्जिस्ट करता था, वो सारा इलाका हमने वापस वागुजार कराना है। हमारा मसीहा आएगा, किंगडम ऑफ डेविड की रिजम्पशन होगी, यहूदी हर तरफ होंगे और हमारे मुर्दा जिंदा हो जाएंगे, हमारी अदालतें, हमारा कानून, हमारी सुपीरियरिटी, और 6000 साल का ये जो पूरा साइकिल है, कैलेंडर है, यूं कल्मिनेट करेगा। और देखें, आप जब हैकल सुलेमानी को बनाना चाहते हैं तो किबला अव्वल को आप नाउजुबिल्लाह गिराएंगे, नाउजुबिल्लाह यही करना चाहेंगे ना, मस्जिद अक्सा अल कुद्स को यही करना चाह रहे हैं वो। तो ये एजेंडा समझ आता है कि अगर शाम पे आपका कब्जा हो, इराक पे कब्जा हो, इन सारे मुसलमान ममालिक पे कब्जा हो, तो जो मुसलमान रिटेलिएट करते हैकल सुलेमानी के खिलाफ और मस्जिद अक्सा की शहादत के खिलाफ, उनके ऊपर आपने ऑलरेडी कब्जा किया हुआ है। तो जब आप कब्जा कर चुकेंगे तो देयर विल बी नो ऑपोजिशन और आपका हैकल सुलेमानी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ना आपने मकसद जो बता दिया और दरिया को कूजे में बंद कर दिया। मकसद तो पता चल गया। अब ये जो मंसूबा है इनका, इसमें किस हद तक जो है इस पर अमल दरामद हो सकता है और ये कोई सूरत ऐसी इख्तियार कर जाए कि अमली तौर पर हम सामने देखें? 1898 से वो ये मूवमेंट कर रहे हैं। देयर वाज नॉट अ सिंगल जूइश स्टेट। स्टेट क्या होती है? रियासत क्या होती है? आपको एक टेरिटरी चाहिए। यहूदियों के पास टेरिटरी नहीं थी, उन्होंने 150 साल जोर लगा के टेरिटरी ली। आपकी रियासत तब तक नहीं बन सकती जब आपके पास एक पॉपुलेशन ना हो। क्रिटिकल मास ऑफ पॉपुलेशन यूरोप से आए हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है, दे आर नॉन अरब्स, ये अश्कनाजी जूज है, कोई पोलिश है, कोई रशियन है, ये इनकी शक्लें नहीं आप देखते नेतन्याहू की, ये तो यूरोपियंस हैं, इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है उस लैंड के साथ। जिस लैंड का ये क्लेम कर रहे हैं कि खुदा ने हमें इनहेरिटेंस दी है, वो सारे यहूदी तो इस्लाम में अब्जॉर्ब हो गए हैं, वो तो अरबाइज हो गए हैं, ये तो बाहर से आए हैं। तो 1898 से 1948 तक टेरिटरी को हासिल किया, पॉपुलेशन का क्रिटिकल मास वहां पे लेके आए, माइग्रेशन करवाई, सो कॉल्ड सॉवरेंटी इस्टेब्लिश की, गवर्नमेंट कायम की। तो वो तो अपने स्टेप्स में बिल्कुल चल रहे हैं। और दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके बॉर्डर्स डिफाइंड ही नहीं है। 1948 में होता है तो कोई आप बताएं जी ऑफिशियल मैप है ये इजराइल का,
48 में और मैप है, 67 में और मैप है, 73 में और मैप है, 82 में और मैप है। कभी लेबनान पर इन्वेजन, कभी सीरिया पे बम्बार्डमेंट, कभी ये जो ईरान पे वो हमला किया है क्योंकि उन्होंने यूफ्रेटीज तक आना है। तो यूफ्रेटीज में कौन सी पावर है जो उनको चैलेंज कर सकती है? ईरान कर सकती है। ईरान दोबारा भी हमले की तैयारी कर हाँ, रहे तो हैं। ये जो स्टेप्स वो ले रहे हैं बार बार, ये उनका मंसूबा है, दे आर ऑन इट। हमारी इंटेलिजेंसिया से मेरा एक सवाल है, क्या हम तैयार हैं? हम इन चीजों को कॉन्स्पिरेसी थेरी समझते रहे हैं, दे आर नॉट कॉन्स्पिरेसी थेरीज। ए नंबर 2, इन सारी बातों का हल इस्लामिक एस्केटोलॉजी में है, इस्लामिक इल्मुल आखिरुज़्ज़मान। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दलाइल नबूवत की अहादीस इरशाद फरमाई जो कि आखिरुज़्ज़मान के हवाले से हैं, उनके अंदर इशारात मौजूद हैं। आपने उन इशारात को हिर्ज़े जां बनाना है और किबला अव्वल को डिफेंड करना है। किबला अव्वल टेस्ट केस है। अगर किबला अव्वल को हम डिफेंड ना कर सके तो ये हिजाज तक आने का नापाक अज़म रखते हैं, उम्मत को जागना होगा। और मुझे ये भी कहना पड़ेगा, आई होप दैट आवर लीडर्स अंडरस्टैंड, हमारी ओवरऑल पॉपुलेशंस के डीएनए में ये है कि हम यहूदियों को, सेहूनियों को रेजिस्ट करेंगे। हम पर अगर आप ये इम्पोज करेंगे, हम इनको एक्सेप्ट करेंगे, तो ये वो यजीदे वक्त है कि इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने कहा था, मुझ जैसा उस जैसे की कभी बैत नहीं करेगा, हम यतनयाहू की कभी बैत नहीं कर सकते। बिल्कुल फहद साहब, ये तो मुस्लिम और ज्यूज का हो गया। इससे पहले जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि असल मसला जो है ये क्रिश्चियंस के दरमियान है और ज्यूज के दरमियान है। अगर हम इस सिचुएशन को थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करें तो आप जिस तरह से कह रहे थे कि इनकी आपस में बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अभी हमने देखा कि कतर की हिफाजत के लिए ट्रंप को एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करना पड़ा। क्यों? ऐवान के अंदर से हिमायत हासिल नहीं थी, और जो ज़्यादातर सेनेटर्स हैं वो अगर आप देखें वो जनाब इसराइल के हामी हैं। तो ऐसे में आपको फिर अपने पावर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, सदारती इख्तियारात। तो ये जो इनका गठजोड़ है ये कितना ख़तरनाक है और ये आगे चलकर किस तरह से हो सकता है, क्या सूरत इख्तियार कर सकता है? क्योंकि आप बता रहे थे कि वो क्रिश्चियंस भी ये चाहते हैं कि एक जगह जमा हो और फिर इन पर जो भी होना है, इनकी तबाही होनी है, वो हो ज्यूज़ की। जी बिल्कुल, जो राइट विंग क्रिश्चियन लॉबी है ना, इवेंजलिस्ट जो हैं, जो अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी तादाद में है, वो भी ज़ायनिस्ट हैं। ज़ायनिस्ट क्या है कि यहूदियों का अपना मुल्क होना चाहिए, यहूदियों की अलग रियासत होनी चाहिए। और उनके पीछे न्यू टेस्टामेंट और दीगर जो उनकी इंटरप्रिटेशंस हैं, जनाब मसीह तब तक नहीं आएंगे जब तक ये यहूदी जो हैं ये उधर जमा नहीं होते। सही। और बाद में जो होगा वो देखी जाएगी। फॉर द टाइम बीइंग इनको उधर जमा होने दो। तो अब ये उनका एक अनहोली अलायंस है। इस वक्त तो वो शीरो शकर है जी। अमेरिका के अंदर देखें ये किताबें छप चुकी हैं, द इजराइल लॉबी, यानी दोनों के अज़ाइम अपने अपने हैं, हालांकि एंड गोल्स अलहदा हैं, एंड गोल्स अलहदा हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस वक्त स्ट्रेटेजिकली उनके इंटरेस्ट अलाइन कर रहे हैं। दैट इज व्हाई दे आर हैंड इन ग्लव। इजराइल लॉबी जो है, एक बहुत बड़ी किताब भी आज से कोई 20 साल पहले छपी, इजरायली लॉबिस्ट न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क को इट्स द लार्जेस्ट सिटी विद अ जूइश पॉपुलेशन। न्यूयॉर्क को जू यॉर्क भी कहते हैं, सही। मतलब वहां पर बहुत ज्यादा जूस हैं। तो वहां पर वो लॉबी करते हैं कांग्रेसमैन के साथ, सेनेटर्स के साथ, अपने जो अजाइम है, एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स, उन हवाले से उनको एडवांस करते हैं अपने इंटरेस्ट। तो वो पैसे के जोर के ऊपर, लॉबिंग के जोर के ऊपर, आप डेमोक्रेट्स की बात कर लें, आप रिपब्लिकन्स की बात कर लें, वो सारे आप समझें लिटरली दे आर ऑन द पेरोल ऑफ दीज ज़ायनिस्ट्स। आप देखें बाइडन जाता है, कोई तीसरी जमात भी ले आए तो वो भी उस पे भी उसका असर होगा। बाइडन आ जाए या रिपब्लिकन ट्रंप आ जाए, मुसलमानों को क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। गजा की जेनोसाइड वैसे की वैसे जारी है। तो अब देखें यहाँ पर जॉन एफ कैनेडी का भी हाल सबको याद है। जॉन एफ कैनेडी देखें ना, वो इनसाइडर्स जॉब है। जो बंदा इस इजरायली लॉबी को डिफाई करेगा, वो अमेरिका का सदर ही क्यों ना हो, उनको ये मार देंगे। अच्छा, वो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी गुमगू की सूरत हाल में एक तरफ से मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ से वो देखिए ये मुज़ाकरात जो है ना, ये टाइम बाइंग एक स्ट्रैटेजी है। जितने मुज़ाकरात आज तक इजराइल ने किए हैं, क्योंकि इजराइल एक लैंड ग्रैब प्रोजेक्ट है कि हमने ज्यादा से ज्यादा इलाके टेरिटरी पे कब्जा करना है। शामिल हैं क्योंकि उन्होंने कहा था लास्टली हम तुर्की की तरफ भी जाएंगे और ये भी सारा चीजें होंगी। तो कितने ममालिक हैं जो ग्रेटर इजराइल की जो बात कर रहे हैं? जी, मैंने ग्रेटर इजराइल के हवाले से जैसे आपसे अर्ज किया कि इजिप्ट से शुरू होंगे, दरियाए नील से, इजिप्ट,
फिर आज का इजराइल, जॉर्डन, पैलेस्टाइन उसके अंदर आ जाएगा, सीरिया, फिर सीरिया से आगे आप इराक, टर्की की कुछ टेरिटरी ऊपर से वो भी, सऊदी अरेबिया नीचे, उसमें वो मदीना नाउज बिल्ला, उसको भी अपने नक्शे के अंदर दिखा रहे हैं। एक तरफ खलीजे फारस तक उनकी एक्सेस होगी, दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन तक उनकी एक्सेस होगी, इधर गल्फ ऑफ अकबा तक अगर उनकी इतना एक्सेस बड़ा होगी। इनका नापाक मंसूबा है तो मुस्लिम ममालिक के पास मतलब इसको सिर्फ एक थ्योरी समझ लेना, इससे हटकर क्या इस मंसूबे को रोकने की कोई सियासी, अस्करी या मुआशी ताकत, तो चले हम बाद में डिस्कस करते हैं, कोई प्लानिंग मौजूद है, कोई सोच पाई जाती है? वेरी अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल नहीं। इस वक्त हम जिस दिस इज अ ट्रेजेडी, हम जिस कस्प पे खड़े हुए हैं, हम इस वक्त अपने इंटरेस्ट को नहीं देख रहे। देखिए, हम इस वक्त अमेरिकन कैंप के अंदर, मतलब अमेरिकन इजरायली कैंप के साथ हमारा एक अलायंस बन रहा है ना, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट करना चाहिए। अगर हम कुछ नहीं भी करना चाह रहे तो देयर आर ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं, वो स्ट्रेटेजिकली चाइना और रशिया के साथ अलाइन हो रहे हैं और वो इस नापाक मंसूबे से अपने आप को डिस्टेंस करना चाह रहे हैं। इस्लामिक उम्मा अनफॉर्चुनेटली समहाउ वन वे द अदर वो इसकी ग्रेविटी को भी समझ नहीं पा रही। और मुझे वो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस याद आती है। ये सही अल बुखारी के अंदर पूरा एक चैप्टर है, वर्च्यूज ऑफ मदीना। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शाम तुमसे छिन जाएगा और तुम शाम की तरफ माइग्रेट करना चाहोगे, हालांकि अगर मदीने में रहो तो मदीना तुम्हारे लिए बेहतर है। यमन तुमसे छिन जाएगा और तुम यमन की तरफ जाना चाहोगे, लेकिन अगर मदीने में रहते तो मदीना तुम्हारे लिए बेहतर है। ये नहीं, सरकार दो आलम ऑलरेडी इशारा फरमा रहे हैं कि इन इलाकों ने तुमसे छिनना है। और एक इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे कहनी होगी, जब सरकार दो आलम वईद के दर्जे पर कोई बात कर रहे हो, फरमा रहे हो कॉशन के दर्जे पे, तो हमारी कोशिश होती है कि उस वईद से बचें कि जितनी देर हम यमन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जितनी देर हम सीरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम करें, ताकि वो जो एंड टाइम है उसको हम डिले कर सकें और मुस्लिम उम्मा का रिवाइवल के अगर इन्हें ना किया तो ये आग फिर बाकी ममालिक तक भी फैलेगी, मुस्लिम ममालिक फैलेगी। और ये वन देखें आप, ये इसकी आप पूरी ट्रेजेक्टरी को देखें। फहद, इसको रोकने के लिए कोई एक जिस तरह से खिलाफत है या फिर कोई और इस तरह की कोई अम्ब्रेला हो जिसके नीचे ये सारे जमाव वहां से फैसला किया जा सके, इनको रोका जा सके, इनका कोई सद्देबाब करने के बारे में सोचा जा सके? देखें, ये खिलाफत तो बहुत ही एक आइडियल है, सिनेरियो है, और काश ये रिवाइव हो। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, हमारे ये जो 55-57 ममालिक का पूरा एक प्लेटफॉर्म है, अगर यही इकट्ठा हो जाए, जॉइंट स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दें, जॉइंट इकोनॉमिक पॉलिसी, जॉइंट बॉयकॉट ऑफ इजरायली ट्रेड, इकोनॉमी, प्रोडक्ट्स, हम एब्राहम अकॉर्ड्स की तरफ जा रहे हैं। एब्राहम अकॉर्ड्स हमारे ईथोस के बिल्कुल खिलाफ है। हमारी उम्मत के बच्चे ज़िबा कर दिए इन्होंने, और हम ट्रेड और ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। तो खिलाफत तो चलें आगे की बात है। अगर मान, जैसे ये कितना खुशाइंद बात है कि हमारा सऊदिया के साथ कितना जबरदस्त पैक्ट हुआ जी। ये पैक्ट, इस तरह का पूरा पैक्ट अगर पूरी आलम इस्लाम एक हो जाए और हम एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी वाले मॉडल पर इन रियलिटी आ जाएं, चाहे हमारे नेशनल स्टेट्स अलग-अलग ही हों, अलग कॉन्स्टिट्यूट व्हाटएवर, तो तब भी हम कुछ ना कुछ तब्दीली ला सकते हैं, चेंज आ सकते हैं, बिल्कुल प्रेशर हम जनरेट कर और सकते हैं। कहीं ना कहीं से इसका आगाज जो होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू रही फात कासमी साहब आपके साथ। और नाजरीन, बिल्कुल मुस्लिम उम्मा जो है उसको भी गौर व फिक्र करने की जरूरत है। और अब ये जो बातें, हाँ, मुत्तहिद होने की, और ये जो बातें थी ना कि ये सिर्फ ग्रेटर इजराइल एक थ्योरी है और ये सुनी सुनाई बातें हैं, ये यूं कह लें कि हमारे घरों को आन पहुंचे और आ गया है, और अब हमें तैयारी करनी और इनका मिलकर मुत्तहिद होकर सामना करना है, ताकि हम इसराइल को लगाम डाल सकें जो कि बेलगाम हुआ है। और मुज़ाकरात की बात चलती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनकी अपनी कोई स्ट्रेटजी भी होती है। तो यकीनन मुस्लिम उम्मा को जागने की ज़रूरत है और इस पर सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। यकीनन मैं, आप और हम सब आजकल एक नई परेशानी में और अनोखी सी परेशानी में मुब्तला हैं, और वो है जी पतंगों की परेशानी। गलियों, घरों और हत्ता कि हम देखते हैं कि रोशनियों के करीब भी ना छोटे छोटे पतंगे हर जगह मंडला रहे हैं। कहीं कपड़ों पर बैठे नजर आते हैं, और कहीं जब अब खाना खा रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, तो स्पेशली चाय के ऊपर भी आके गिर जाते हैं। आई थिंक कि सबके साथ ऐसा और आंखों में भी आपके जा रहे होते हैं। तो सवाल ये कि ये पतंगे इतनी बड़ी तादाद में आ कहां से गए अचानक और फैल भी गए, और सबसे बढ़कर अगर ये हमारे मुंह या खाने में चले जाएं तो खतरात हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे इनकी असल हकीकत क्या है और सेहत पर इनके मुमकिन असरात। इनसे बचाव के लिए घरेलू आजमूदा
तरीके क्या हैं, टोटके क्या हैं जिनसे हम इन्हें अपने से दूर रख सकें, भगा सकें। तो जनाब स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं मारूफ हर्बलिस्ट नईमा आपा साहिबा। नईमा आपा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आप भी यकीनन इस मसले से दो चार तो होंगी, तो क्या हल निकाला आपने इनका? जी, सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वाकई बड़ा ही आप ये कहें कि तंग आने वाला, सताने वाला टॉपिक था। जैसे मुझे ये बताया कि ये करना है तो मैंने कहा ये तो जरूर करना है। तो आपा ये आ कहाँ से रही हैं? बारिश, नमी या बारिश, पहले इनकी वजह डिस्कस कर लेते हैं। पहले इनकी बारिश की वजह से, नमी की वजह से, और ये दरख्तों के अंदर छुपे हुए, और पता अचानक से जिस तरह इनकी ना, कोई कहते हैं ना कि टिड्डियों की फौज आ गई, अचानक से हमला होता है, टिड्डी दल, ये टिड्डी दल बन के आ गए हैं। लेकिन परेशान नहीं होना है, ये 15-20 दिन के, ये वो लॉन्ग टाइम नहीं है। ये जो आजकल जो आ रहे हैं टेरेस भरे हुए हैं, ऑफिस बंद है, रूम बंद है, फिर भी दाखिल है, अचानक से रोशनी के पास भी रोशनी नहीं, रोशनी के पास तो बहुत है ना। इसका हल बल्बों पे जो खाकी हमने कागज चढ़ा रखे हैं, खाकी कागज वो भी 10-15 दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए। लेकिन ना उसका बेहतरीन हल मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि वो सारे एक ही जगह पे रहें। सबसे पहला हल तो इसका ये है कि 10-15 दिन थोड़ी सी एहतियात करें कि ये आते हैं लाइट के ऊपर, ठीक है, लाइट के ऊपर आते हैं, ठीक है। जिस तरह वो परवाना आता है ना शम्मा के ऊपर, ये भी आप कहें कि इस बल्ब के परवाने हैं। तो ये इस बल्ब के परवाने हैं। तो आप लोगों ने करना ये है कि जो बाहर एक लाइट हो ना, सिर्फ वो लाइट ऑन रखें, जरूरत के टाइम पे लाइट जलाएं, ताकि ये अंधेरे में नहीं आते। ये एक बात है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने ये है कि तंग बहुत ज्यादा है कि उधर अगर सहन की किसी का घर छोटा है, टेरेस छोटा है, वहां पे आ रहे हैं, उसकी वजह से आपके किचन तक भी पहुंच रहे हैं, रूम तक भी पहुंच रहे हैं, तो उसका बड़ा ही बेहतरीन हल है, ठीक है। और इतना सस्ता है कि आप खुद हैरान होंगे कि आप ना मुफ्त के टोटके उठा लाते हैं। वाकई मेरे पास आप यकीन माने कि सदियों पुराने टोटके हैं, लेकिन हैं टोटकों में। उनके आगे रिसर्च जो मैंने की है ना, फिर जो प्रोडक्शन की है और चीजें बनाई है, वो सारी उसी में। उन ऑडियंस के लिए, उन लोगों के लिए जो सस्ते टोटके समझ के जैसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो हम आपको महंगे भी बता सकते हैं। हम महंगे भी बता सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरी ऑडियंस, आपकी ऑडियंस, हमारी सारी ऑडियंस वो है कि जो झुग्गियों में बैठ के भी देखते हैं, भाई वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं उनका बिल्कुल, देखिए जो महंगे वाले हैं, ख्याल रखना ना, सबका नहीं, जो महंगे वाले भाई वो कहीं भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। हम करते हैं आम लोगों की बात, ठीक है, आम लोगों की बात। महंगे वाले तो घर ही शिफ्ट कर सकते हैं, मौसम भी बदल सकते हैं, सब तब्दीलियां कर सकते हैं। आप अभी समझदार है ना, 90% को टारगेट कर लिया। मैं 90% को टारगेट करती हूँ, ठीक है। ये देखें, उसका हाल जो है ना, जो आपने अगर जान छुड़ानी है कि बस ये अगर ये इस लाइट पे है ना, तो ये इसी पे रहे, ये इधर ना आए, तो वो क्या है, प्याज। इतना सस्ता तरीन हल है। करना क्या है इसका, बिस्मिल्लाह, इसी तरह ना ये काटना ना ये काटना, ये प्याज काटी छिलके के समेत, और जो लाइट है उसके नीचे ना सिर्फ इसको यूं करके रख दे। ओके, बस सही, सिर्फ इस तरह रख दे। मैं कहती हूँ उनकी जरूरत नहीं कि वो हिल मतलब ये घर बना देना वही लाइट में, वो ये सारे मैं कहती हूँ उनकी हिम्मत नहीं होगी हिलने की, वो सारे उधर ही मरेंगे, सारे के सारे। वैसे वजह क्या है, कोई मैग्नेटिक पावर्स हैं? मैग्नेटिक पावर है इसके अंदर। जिस तरह पहले नहीं, ये आजमाई है ना, मैं खुद बड़ी तंग थी, टेरेस सारा भरा हुआ है। ये अभी कल ही किया मैंने, कल भी किया, 4 दिन पहले भी किया, डेली का काम है। इसमें होता ये है कि जिस तरह पहले बारिश आती थी ना, तो बहुत परवाने आते थे, जैसे वो शम्मा परवाने वाली मैं बात कर, तो उधर हमने अपने बड़ों को देखा था, प्याज काट के डाल देते थे, वो आप यकीन माने कोई परवाना मजा लेके कहीं चला जाए, वो सारे उधर ही मर जाते थे। तो मैंने कहा ये भी तो वैसे ही है ना, तो इनको करके देखते हैं हम। तो आप यकीन माने मजाल है, कोई परवाना टेरेस क्रॉस करके मेरा एक छोटा पतंगा भी अंदर आया हो, किसी की पर भी अंदर आई हो, आप आजमा के देख लें इसको, ठीक है। प्याज काटे और रख दें, तो वो प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, इसके ऊपर सारे इर्द गिर्द ही मरे होंगे सारे के सारे। ये बड़ा ही सस्ता है, देखिए किचन से उठाई और कर ली, डेली की एक प्याज। जो डिफरेंट स्प्रे लेते हैं हम, पता नहीं क्या पाउडर्स लेते हैं, वो सब। अच्छा, अब इसके साथ साथ ना, क्योंकि आगे कमिंग जो मौसम आ रहा है, ठीक है, अभी इस टाइम पे भी है, आगे भी बारिश की वजह से दूसरे मच्छर भी आ रहे हैं, जो कि सदाबहार मच्छर होते हैं, ठीक है। डेंगू का हमला भी हो रहा है, तो उसके लिए आज मैं एक स्पेशल ऐसा एक लोशन बनाने लगी हूँ आप लोगों शो में, ठीक है। ये मसला हल हो गया ना पतंगों वाला? जी, पतंगों वाला मसला तो हल हो गया। अब हम एक ऐसा एंटी एजिंग अपने लिए, अपनी स्किन को जवान रखने के लिए और मच्छरों को मारने के लिए, किसी की जिंदगी किसी की मौत, एक ठीक है ना। हमारी जो स्किन है ना, हमारी जो स्किन है उसकी जिंदगी है, वो जवान रहेगी, और मच्छर की मौत है। मच्छर दूर दूर से आपको बाय करेगा, करीब नहीं आएगा। इतना सस्ता आसान तरीन हाल है। देखिए, इस मौसम में ऑरेंज नहीं है, तो मेरे पास ऑरेंज का जो पील पाउडर होता है वो अवेलेबल होता है, ठीक है। आपने ऑरेंज पील पाउडर लेना है, ये जरूरी है, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जरूर आप मार्केट से ले ले, किसी भी अच्छी जगह से। ये ऑरेंज पील पाउडर है, ठीक हो गया। और ये दूसरी चीज है लौंग।
लौंग आप सबको पता है स्किन को यंगेस्ट रखने के लिए, ऑरेंज पील है ये भी स्किन को हाइड्रेट और क्या कहते हैं विटामिन सी इसके अंदर होता है और आपकी स्किन को प्लम करने के लिए और ब्राइट करने के लिए। ठीक है, ये देखिए मैंने आधी मुट्ठी तकरीबन आप कह लें 20-25 लौंग डाल ली है इसके अंदर, ये चली गई हैं, और चंद पुदीने की फ्रेश पत्तियां। बड़ा आसान, बहुत आसान है। मेरे सारे जो टोटके, मेरे सारे जो सोल्यूशन होते हैं ना आसान होते हैं, घर में मौजूद है, घर में मौजूद है सारे के सारे। ये देखिए ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ये ठीक है, पत्ते डाल दिए। अब आ गई है और इसकी लेमन की बारी। लेमन चाहे तो आप इस तरह कर लें, ठीक है। ये लेमन का ना हमने सिर्फ ऑरेंज का पील है, लेमन का भी पील जाएगा इसके अंदर, इस तरीके से लेमन पील। जबरदस्त। ये देखे ना खुशबू भी फैल गई आपके सारे इसमें ना, सारे के सारे फ्रेश हो गए हैं। वो देखो सारे खुश हो रहे हैं लेमन की खुशबू ना। पुदीने की ज्यादा है, पुदीने की भी, लेमन की भी, तो ऐसे आप इसको पी भी सकते हैं। हाँ, इसको नहीं पी नहीं सकते, ये लगाने वाला है। हाँ, लेमन का पी क्योंकि ऐसे होता है ना सम टाइम कि आजकल टीज भी बहुत ज्यादा आ रही हैं। 3 से 4 जो लेमन है ना, 3 से 4 लेमन का आपने ये जो पील है ये सारा इसके अंदर डालना। ये देखिए सारा इस साइड से ये निकला आया। और अगर आपको इस तरह ग्रेट करके ना भी हो तो इसका, अगर ग्रेटर ना भी हो आपके पास तो ये इसका सादा तरीन हल है, ठीक है। खवातीन इजीली कर सकती, कोई मसला नहीं है। ये लेमन पील ही चाहिए, ये लेमन पील चाहिए हमें। इसको आपने इस तरीके से इसके अंदर डाल लिया, 3 से 4 लेमन का, ठीक हो गया। ये पानी की बोतल मुझे पकड़ा देंगे आप, बंदे हुए तो नहीं बैठे हैं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैंने कहा मैं आपके साथ थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा इसके अंदर डाल दें पानी, पानी डाल दें। ये लोशन आप सुबह दोपहर शाम थोड़ा सा और डाल दें, सुबह दोपहर शाम आप इसके अंदर ये, हाँ ये देखें ये हो गया, हाँ ठीक है, थोड़ा सा और डालिएगा यार ये। हाँ चलें जी, जितना हमने इसके अंदर पानी डाला है, पानी की सिर्फ क्या है कि आपको ये पेस्ट सी फील होगी, ठीक है, जिस तरह ये पेस्ट बन गई खूबसूरत सी। अब इसको हमने लोशन कैसे बनाना है वो आप लोगों ने अब नोट करना है। वो लोशन ऐसा होगा, आप यकीन माने कि आजकल वैसे शादियों का सीजन है, ठीक है, सब ले ले, सब बना ले, दूल्हे दूल्हा उसकी बहनें, उसकी सालियां, उसकी सारे दोस्त यार अहबाब, सब के लिए आज आप निखरे नजर आएंगे। दुल्हा दुल्हन पैकेज का भी आपने हल निकाल दिया, दुल्हा दुल्हन पैकेज का कमिंग सून, दुल्हा दुल्हन पैकेज उसका भी हल निकाल दिया, अगले सीजन की भी तैयारी, हर तरह की तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि ये एक दफा बनाएंगे ना, कम से कम ये 2-2.5 महीने ना खराब होगा ना खत्म होगा, ठीक हो गया। 2-2.5 महीने ना खराब ना खत्म, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर आपका अपना पसंदीदा कोई भी ऑयल इसके अंदर, जिस तरह मैंने डाला है ये कोकोनट ऑयल और विटामिन ई ऑयल मेरा मिक्स है, ठीक है। कोकोनट और विटामिन ई मिक्स है। आप इसके अंदर आलमंड ऑयल डालें, आप इसके अंदर सरसों का नहीं डालना बस, ठीक है, बाकी सारे डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपने, ठीक है, ये जबरदस्त, ये बना के आप रख लें। चलें जी, अब ये बन गया, ठीक है। इसको आपने रखना है कम अज कम, बस अभी ढक के, बेशक आप इसको 2-3 घंटे बाद से स्टार्ट कर दें। देखिए कितना सादा आसान तरीन ऐसा लोशन है। आप मच्छरों से तो क्या गए कि मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर, मतलब ग्राइंड नहीं करना, ग्राइंड कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये देखिए इसकी खुशबू चेक कर लो, वाह, ये आपका, आप इसको जितनी देर, थोड़ा सा लग रहा था पीने लगे, नहीं ये पीने वाला नहीं है। आप इतना करीब लाई, मैं शायद पीने लगी, आप चेक करने लगी हैं। ये इसके अंदर पानी थोड़ा सा बेशक आप और डालें इसके अंदर थोड़ा, ये देखिए ऐसे पानी और तेल मिक्स हो गया। अच्छा, अब आप पूछेंगे इसमें आपने पानी और तेल क्यों मिक्स कर दिया? पानी जो है कभी भी आप मॉइस्चराइजिंग करेंगे ना अपने हाथों के ऊपर, लेट से देखिए जिस तरह मैंने ये देखो जरा मॉइस्चराइजिंग करने का मैं तरीका बता रही हूँ आप लोगों को। ये आपने ऑयल डाला ना इसके ऊपर, ये ऑयल आपको नजर आ रहा है, नजर आ रहा है चमकता हुआ, ठीक है। अब देखिए ये साथ में मैं इस हाथ को थोड़ा सा गीला करके ये ऑयल डाल लूंगी, तो ये एक तरीका है, ये सिंपल, ये पता तकरीबन 95% लोगों को पता है। नहीं, ये स्किन के अंदर अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ये देखें ये आपको ऊपर ऑब्जर्व हो जाएगा, पानी जो है वो इसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो अच्छी करता है, ठीक है। हाँ, तो ये आज आपका जो कहा जाता है कि सर में भी अगर आप ऑयल लगा रहे हैं तो थोड़े से गीले बालों में, सेमी ड्राई आपके हेयर हो, टॉवल ड्राई हेयर हो। अच्छा, ये जो बन गया है, अब आपने ये सुबह दोपहर शाम नहाने के बाद, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। कहते हैं कि ये फलां सीरम लगा के आपने धूप में नहीं जाना, फलां सीरम लगा के आपने लाइट में नहीं जाना, आपने रात को नहीं लगाना, आपने ये आप ऑल टाइम
पूरी बॉडी पे लगाएं, ठीक है, नहाने के बाद पूरी बॉडी पे लगाएं, कम से कम 8 घंटे मच्छर आपके करीब नहीं आएगा, ठीक है, और आपका कलर जो है लाइट ब्राइट वाइट वाइट Light, और bright, मच्छर भी, हाँ जी, लाइट आज का जुमला। लाइट ब्राइट वाइट और मच्छर दूर, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर। आप यकीन माने कि ये वो लोशन जो हम बचपन में सुनते थे ना, Yes. कि आप ये लगाएं और मच्छर आपसे और दूर, आप ये बच्चों बन को भी गया। लगा सकते हैं, और छोटे बच्चों को भी हाँ, अक्सर बेसर है ना, जब मैंने बता दिया ना, शादियों के जबरदस्त। सीजन भी आ रहे हैं कि आपने काम भी करना है घर में। अगर गेंदे के फूल आएंगे तो वहाँ तो वो क्या कहते हैं, बिन बुलाए मेहमान आएंगे। सही। जहाँ गेंदे के फूल देखते हैं ना तो मच्छर कहते हैं शायद ये घर ही हमारा है। अच्छा, हाँ जी, इतने फेवरेट हैं इनके? इतने फेवरेट है उनके, यानी कि हम मच्छरों से मैच जीत जाएंगे। बहुत मच्छरों से शुक्रिया मैच आपा, जीतेंगे, जबरदस्त हाँ आपने टोटका बता दिया। मच्छरों से भी जान छुट जाएगी Thank और you so पतंगों से भी जान छुट जाएगी, और आपकी स्किन भी ब्राइट होगी, हेल्दी होगी। आगे शादियों का सीजन आ रहा है, दूल्हा दुल्हन के लिए भी जी पैकेज मौजूद है, माँ के नुस्खा लिए, भी बहन के मौजूद लिए, है, दोस्तों के लिए, सबके लिए जी। लिए। ये नुस्खा आ चुका है, घर में आजमाएं और निखर जाएं। और एक हम मैच की बात करें मैच कि की हम बात मैच कर लेते हैं। ये जीतेंगे, मच्छरों लेकिन से तो मैच का जनाब Yes. हमने आपको बता दिया है। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में 5 अक्टूबर को होने वाले पाक भारत मैच पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक और सियासी चाल चल दी है जनाब, और बीसीसीआई As के usual. सेक्रेटरी की जानिब से ये कहा गया कि भारत पाकिस्तान के साथ मैच तो जरूर खेलेगा, मगर वो जो हैंडशेक वाला मामला था वो यहाँ पर भी है। हाथ मिलाने या गले मिलने की कोई गारंटी नहीं है, ये उनकी जानिब से कहा। और उन्होंने कहा जी हम क्रिकेट के प्रोटोकॉल्स पर अमल करेंगे, मगर प्रोटोकॉल्स में हाथ मिलाना या गले मिलना शामिल नहीं है। पता क्या भारत को प्रॉब्लम है, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय विमेन टीम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएगी। तो ये हाथ मिलाना वाला जो मामला है ना, भारत का हाथ समझ नहीं नहीं आ रहा। मिलाएंगे तो फिर जी, ट्रॉफी से भी हाथ मलते रह जाएंगे। हाथ मलते रह जाएंगे। हाथ दो और ये बैठेंगे। खेल में सियासत भारत की समझ नहीं आ रही है। मतलब वो भारत का एजेंडा समझ ही नहीं आ रहा, या फिर खेले ना, और अगर खेलना है तो फिर सियासत ना करे। इसी मैसेज के साथ अब मेरे ख्याल से प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हुआ चाहता है, और फिर जी इस वीक का लास्ट प्रोग्राम है जी जनाब, और आपसे मंडे को इजाजत हाजिर देंगे। होंगे। मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।